हाँ भाई बच्चों, ऑडियो वीडियो क्लियर है? बताओ जरा एक बार। क्लियर है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते बेटा, नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हम्म। बताओ भाई, कैसे रहे आपके 2 दिन? हम्म। टेस्ट में डाउट है सर, ईशांत। अच्छा, टेस्ट पेपर कितने लोगों ने दिया है? मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया था, फिर उसकी आंसर की भी डाल दी थी। टेस्ट पेपर कितने लोगों ने दिया है? मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया था कल। वेरी गुड, बहुत सही, बहुत सही। जिन लोगों ने नहीं दिया है वो नो नो लिखें। बहुत सही, बहुत सही। हम्म। हम्म। तो जिन लोगों ने नहीं दिया है वो क्यों नहीं दिया है? क्यों नहीं दिया? भाई टेस्ट के बारे में तो पिछले 3-4 दिन से डिस्कस कर रहा था, है ना? हाँ, और जिन लोगों ने दिया है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, मगर जिन्होंने नहीं दिया वो दिया क्यों नहीं है? अभी भी आपके पास देखो, ये टेलीग्राम चैनल है जिस पर टेस्ट पड़ा हुआ है। आप ऐसे करोगे तो फिर क्या है, मेरा मोटिवेशन कम हो जाता है। भाई टीचर के पास भी तो मोटिवेशन होना चाहिए कि यार बच्चे मेहनत कर रहे हैं, चलो उनके लिए मेहनत करो, जान लगाओ और ताकत लगाओ, और ताकत लगाओ और अच्छा करो। अब तुम क्या है, तुम ये चाहते हो कि नहीं टीचर सब कुछ कर दे मगर मैं कुछ ना करूं। तो भाई मोटिवेशन दोनों तरफ से चाहिए ना यार। ये टेलीग्राम चैनल है, इस पे पूरा टेस्ट पेपर पड़ा है। हम्म। हम्म। साइका कह रहा है कि सर केमिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं बनना था इसलिए नहीं दिया। तो फिर नीट का पेपर भी मत देना, पढ़ाई क्यों कर रहे हो? भाई नीट का पेपर भी मत देना, सिंपल सी बात है, उसमें भी केमिस्ट्री आएगी। तुम नीट का पेपर देके क्या करोगे? तुम आराम से सब्जी बेचो, ऑटो चलाओ, रिक्शा चलाओ, कोई नौकरी करो, जाके बैंक में नौकरी करो, रेलवे में नौकरी करो। तुम नीट कर ही क्यों रहे हो? क्योंकि नीट में केमिस्ट्री आएगी आएगी। नीट में केमिस्ट्री आएगी आएगी। मान लो तुमसे 4 क्वेश्चन नहीं बनना है तो तुम टेस्ट नहीं दे रहे हो, तो नीट के पेपर में क्या केमिस्ट्री नहीं आएगी? तो तुम्हें तो सब छोड़ छाड़ देना चाहिए, तुम्हें सब छोड़ छाड़ देना चाहिए। भाई तुम्हें सब छोड़ देना चाहिए। देखो किसी भी सब्जेक्ट में यदि किसी, भाई देखो हर बच्चे की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी है। हो सकता है किसी बच्चे के क्वेश्चन कम बनना हो सकता है ज्यादा बनना हो, ठीक है। मगर यदि कोई कहता है कि सर मेरे को थोड़ा क्वेश्चन कम बनना है इसलिए मैं टेस्ट नहीं दे रहा, तो तुम बेटा पढ़ाई बंद करो, तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा। तुम पढ़ाई बंद करो, क्यों? क्योंकि मान लो केमिस्ट्री में 30-32 पेपर है, 30-32 वो है चैप्टर, उसमें से 3-4 चैप्टर तुम्हारे खराब जरूर होंगे। क्यों? क्योंकि तुम कोई मतलब वो स्कॉलर नहीं हो जिसकी पहली रैंक आने वाली है। इसी तरह फिजिक्स में भी तुम्हारे 3-4 चैप्टर जरूर खराब होंगे, इसी तरह बायो में भी तुम्हारे 3-4 चैप्टर जरूर खराब होंगे। तो तुम उनके टेस्ट ही नहीं दोगे तो सेलेक्ट कैसे होगे जाके? हमें देखो किसी चीज का एक्सक्यूज मत देने आया करो। 21-22 साल से पढ़ा रहे हैं, कोई बेवकूफ तो है नहीं। और मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं, यदि वो चैप्टर तुम्हारा कमजोर है तो तुम्हें और टेस्ट देना चाहिए। बेवकूफ कहीं के, तुम्हें और टेस्ट देना चाहिए। जैसे तुम्हें ये पता चले कि मेरा चैप्टर अच्छा हुआ कि नहीं, और मेहनत करके और टेस्ट देना चाहिए। उल्टा कर रहे हो, उल्टा कर रहे हो। अरे जो चीज मुझे आती है उसका टेस्ट दूंगा तो मेरा परफॉर्मेंस तो अच्छा आएगा ही। उससे इतना इम्पैक्ट थोड़ी आया तैयारी में। तैयारी में तो इम्पैक्ट उससे आएगा जो तुम्हें नहीं आता है और उसको तुम पूरी ताकत से प्रिपेयर होकर टेस्ट दोगे जाके, है ना? दिमाग तो बेच खाया है, दिमाग तो बेच खाया है। बस बहाने चाहिए, कुछ ना कुछ, किसी ना किसी तरह का बहाने चाहिए। भाई तुमसे ना हो पाएगा, तुम अपने घर जाओ, जाओ पार्क में बैठो जाके, ठीक है, और कुछ करो जाके, तुम्हारे बस का नहीं है।
तुम्हारे बस का नहीं है, तुम्हारे बस का नहीं है। उस हर बच्चे के बस का है जो मेहनत करेगा, एक्सक्यूज नहीं देगा, प्रॉब्लम आएगी उसका सलूशन निकालेगा। उस किसी भी बच्चे के बस का नहीं है जिसके पास प्रॉब्लम आएगी तो वो फैल जाएगा और प्रॉब्लम को चिल्लाता रहेगा, सलूशन नहीं निकालेगा, उसका कुछ नहीं हो सकता है। तुम्हारे लायक नहीं है बेटा, ये ना नीट है ना जेई है, और इवन तुम्हारे लायक कोई भी कंपटीशन का एग्जाम नहीं है, क्योंकि तुम कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दोगे हेडल आएंगे। क्यों? क्योंकि हर कंपटीशन का एग्जाम टफ होता है और तुम इतने काबिल नहीं हो कि किसी भी एग्जाम को अपने आप निकाल लो स्मूथली। इतने काबिल होते तो अब तक डॉक्टर या इंजीनियर या कुछ बने बैठे होते। इसलिए तुम्हारे बस का नहीं है, उन सभी के बस का है जो मुसीबत से लड़ना जानते हैं। तुम्हारे बस का नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम एक्सक्यूज देना जानते हो, तुम एक्सक्यूज देना जानते हो। तुम घर में बैठो जाके, तुम घर में बैठो, तुम्हारे बस का नहीं है। देखो बच्चों, जिन बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया है जाके टेस्ट दें, अपनी कमियों को पहचानें, कहां कमियां हो रही हैं। मान लो आपने टेस्ट दिया, 25 क्वेश्चन का टेस्ट था, किसी के मान लो 22 आ रहे हैं, 23 आ रहे हैं, 24 आ रहे हैं, वो तो सब सही है, मैंने वहां पे एनालिसिस भी लिख दी थी। अब मान लो किसी के 10 क्वेश्चन सही है, तो वो ये चेक करे कौन से पोर्शन में मेरे क्वेश्चन गलत है, उस पोर्शन को थोड़ा सा जाके अच्छे से पढ़े, लेक्चर को फिर से देखे, नोट्स बनाए, नोट्स बने हैं तो फिर से क्वेश्चन करे, कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करे उसी सब टॉपिक की। भाई टेस्ट दिया ही इसीलिए जाता है कि हम अपने को इंप्रूव करें, टेस्ट दिया ही इसलिए जाता है कि हम अपने को इंप्रूव करें। सबसे पहले टेलीग्राम पे जाके टेस्ट दीजिए और वीक पोर्शन को आइडेंटिफाई कीजिए, जो भी वीक सब टॉपिक है, और उसको क्या करें, फिर उसका लेक्चर देखें, उसका लेक्चर देखें, उसके और क्वेश्चन लगाएं। लेक्चर में जो बारीकियां बताई गई हैं उनको ध्यान रखो, लेक्चर पढ़ाते समय जो बारीकियां बताई गई हैं उनको ध्यान रखो और उनके और क्वेश्चन करो, उनके और क्वेश्चन करो, फिर से टेस्ट दो, फिर से टेस्ट दो उसी सब टॉपिक का, उसी सब टॉपिक का। जैसे मान लो मेरे को क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन नहीं बनता है, तो मैंने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी वाला लेक्चर देखा, फिर मैंने 10 15 20 क्वेश्चन लगाए और लेक्चर देखने के बाद अच्छे से नोटबुक रिवाइज किए, उनको अपने दिमाग में अच्छे से बैठा ला, फिर हमने 10 15 क्वेश्चन किए। फिर आप किसी भी बुक को पकड़ लो जो आपके पास है, ठीक है, या घर में बोल दो या अपने किसी दोस्त से बोल दो कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के 10 क्वेश्चन इस बुक से टिक कर दो रैंडम, और 10 क्वेश्चन के 20 मिनट लेके अपना करके देख लो कि इफिशियंसी बढ़ी कि नहीं बढ़ी। एज ए टेस्ट हो गया, इफिशियंसी बढ़ी कि नहीं बढ़ी। मगर यदि कोई बच्चे ने ये किया है कि हाँ मेरे 10 क्वेश्चन है, मेरे 25 में से 10 क्वेश्चन बनना है, अब वो फैल गया, मेरे को तो क्वेश्चन नहीं आया सर, अब मैं नहीं पढ़ूंगा सर, बस हो गया मेरा, इसको छोड़ देता हूं सर, कोई दूसरा चैप्टर करता हूं, तो तुम्हारा नहीं होएगा। तुम बस पढ़ाई करते रहोगे, मेहनत करते रहोगे, मगर रिजल्ट में नहीं होगा। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चैप्टर टफ बचेंगे बनेंगे, चैप्टर टफ सामने आएंगे, फिजिक्स में भी आएंगे, केमिस्ट्री में भी आएंगे, जूलॉजी में भी आएंगे, बॉटनी में भी आएंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ा ज्यादा आएंगे और तुम उनको स्किप करते जाओगे तो लास्ट में जाके लटक जाओगे और फिर रोना धोना करोगे, ओ 10 नंबर आ जाते तो मेरा हो जाता, 20 नंबर आ जाते तो मेरा हो जाता, सर मेरे 450 नंबर है, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, सर मुझे क्या एमबीबीएस मिल जाएगा। इसी तरह के मैसेज करते नजर आओगे और हमें ये कहते नजर आओगे नहीं बेटा तुम्हारा नहीं होगा। मौका है, मौके को भुनाओ और प्लानिंग के साथ पढ़ाई करो। यदि किसी टेस्ट में तुम्हारे नंबर कम है, कोई चैप्टर तुम्हारा कमजोर है, तो उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो, छोड़ो नहीं। क्योंकि ये वाला कमेंट पढ़ के तो मेरा मूड ही खराब हो गया है। क्लास होती तो मार घूसे फैला देता मैं उस बच्चे को, यदि आज से 15 साल पहले मिल गए होते तो। आज से 15 साल पहले मार्क अलाउड थी तो हम बहुत मारते, दौड़ा दौड़ा के मारते, और हमारे जमाने में फंस गए होते ना तो हमारे टीचर तुम्हें घर तक मारते ले जाते। यदि ये बात हम अपने टीचर से कह देते ना तो हमको घर तक मारते ले जाते। कोचिंग को तो छोड़ो, कोचिंग में तो मारते ही मारते,
घर तक ले जाते वो कि मेरे क्वेश्चन कम बनना है इसलिए मैंने टेस्ट नहीं दिया। चलो क्यूएसडी सीट करते हैं। इनको रसगुल्ला दिया जाए, इनको रसगुल्ला दिया जाए, एक ऐसी टैबलेट दी जाए कि बस खाओ, बस काम खत्म, काम खत्म है। अब मैं लूंगा ही नहीं भाई, मैं अपना एफर्ट डाल रहा हूं, ये शेड्यूल में तो है नहीं, ये मैं अपने एफर्ट से टेस्ट ले रहा हूं कि हर बच्चे की प्रिपरेशन एक अलग लेवल पे पहुंचे। भाई साहब को टेस्ट इसलिए नहीं देना है क्योंकि उनके क्वेश्चन कम बने होंगे या नहीं बने होंगे, तो उन्होंने कहा यार हमसे तो क्वेश्चन ही कम बनना है, हम क्यों टेस्ट दें। तो तुमसे क्वेश्चन कम बनना है तो तुम पढ़ाई क्यों कर रहे हो, उसको भी छोड़ो ना। घर में मम्मी की हेल्प करो, पापा की हेल्प करो, तुम्हारे पास का थोड़ी ना है। सभी डॉक्टर बनेंगे तो मरीज कौन बनेगा। चलो आओ क्वेश्चन करते हैं। चलो बच्चों क्वेश्चन करो। देखो कंसंट्रेशन एटी, बीटी और रेट, आपको ए का कंसंट्रेशन दिया है, बी का कंसंट्रेशन दिया है, रेट दिया है। अब पूछा जा रहा है रेट ला एक्सप्रेशन बताओ। अब रेट ला एक्सप्रेशन क्या है, रिएक्शन ये है। तो मैंने मान लिया कि यार इसका रेट ला एक्सप्रेशन क्या होता है, रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर एक्स, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर वाई। क्यों, कोफिशिएंट ऑर्डर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अब एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, ऐसा एक्सपेरिमेंट सेलेक्ट करो जिसमें एक का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो, दूसरे का वेरिएबल हो। तो यदि मैं पहला और दूसरा सेलेक्ट करता हूं तो उसमें ए का कंसंट्रेशन देखो कांस्टेंट है और बी वेरिएबल है। अब बी का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, डबल, तो रेट क्या हो रहा है, डबल। बी का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, डबल, तो रेट क्या हो रहा है, डबल। जो कंसंट्रेशन में चेंज वही रेट में चेंज, तो ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर कितना होगा, वन। जो कंसंट्रेशन में चेंज वही रेट में चेंज, तो ऑर्डर कितना होगा, वन। अब ये मैंने कल पढ़ाया था, कल मतलब वही थर्सडे या फ्राइडे को पढ़ाया था। अब कोई बच्चा इसको याद नहीं रखेगा तो उसके क्वेश्चन थोड़ी बनेंगे यार, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो सिलेक्शन को भूल जाओ, अपना घर बैठो। सारे लोग डॉक्टर या सारे लोग इंजीनियर या सारे लोग सीए, सारे लोग यूपीएससी क्यों नहीं निकाल पाते, कुछ ही क्यों निकाल पाते, क्योंकि इसमें एक अलग लेवल की मेहनत लगती है, उस लेवल तक पहुंचना पड़ेगा तुम्हें, नहीं पहुंच पाओगे तो नहीं निकलेगा। तो देखो जो कंसंट्रेशन में चेंज वही रेट में चेंज, तो जब ऐसा होता है तो ऑर्डर कितना होता है, वन। कंसंट्रेशन चेंज करने पर रेट में ना चेंज हो तो ऑर्डर जीरो। जो कंसंट्रेशन में चेंज वही रेट में चेंज तो ऑर्डर फर्स्ट। जो कंसंट्रेशन में चेंज वही रेट में उसके स्क्वायर का चेंज तो ऑर्डर सेकंड। जो कंसंट्रेशन में चेंज रेट में उसके क्यूब का चेंज तो ऑर्डर थर्ड। तो बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर आया क्या, फर्स्ट। इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आई, वन। अब x की वैल्यू निकालते हैं। अब देखो y की वैल्यू वन है तो y क्या है, b के ऊपर की पावर, तो ये वाला आंसर तो हो नहीं सकता, ये वाला आंसर भी नहीं हो सकता क्योंकि y की वैल्यू वन है। अच्छा अब आप ऐसा एक्सपेरिमेंट सेलेक्ट करो कि b कांस्टेंट हो, a वेरिएबल हो। तो मैंने सेलेक्ट किया पहला और तीसरा। पहले और तीसरे में देखो b कांस्टेंट है 0.4 अब a का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, ट्रिपल, ये 3 है और ये 9 है, ट्रिपल। ए का कंसंट्रेशन ट्रिपल और रेट क्या हो रहा है, 9 टाइम्स। चेक करो, कंसंट्रेशन हो रहा है ट्रिपल और रेट हो रहा है 9 टाइम्स, मतलब स्क्वायर में चल रहा है। देखो स्क्वायर में चल रहा है, कंसंट्रेशन 3 गुना हो रहा है और रेट 9 गुना हो रहा है, स्क्वायर में चल रहा है। तो जब स्क्वायर में चल रहा है तो ऑर्डर कितना होगा, 2। कंसंट्रेशन स्क्वायर में चल रहा है, देखो कंसंट्रेशन के स्क्वायर में रेट चेंज हो रहा है, कंसंट्रेशन 3 गुना हो रहा है, रेट क्या हो रहा है, 9 गुना चेंज हो रहा है।
तो उसके स्क्वायर में हो रहा है, और स्क्वायर में हो रहा है तो रेट क्या, ऑर्डर कितना होगा 2। तो हमारी इक्वेशन आई k इक्वल टू AT की पावर 2 BT की पावर 1। ऐसी इक्वेशन कौन सी है, C। तो C इज द करेक्ट आंसर। अब इसको पढ़ो, 2a प्लस बी गिव्स a टू बी, रेट इक्वल टू k a की पावर 2। इफ सडनली वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इंक्रीजेस 4 टाइम्स, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। आपने वॉल्यूम को 4 गुना कम किया है, तो रेट क्या होगा, कंसंट्रेशन क्या होगा। यदि आपने वॉल्यूम को 4 गुना बढ़ाया है, इसको आपने 4 गुना बढ़ा दिया है, 4 टाइम्स इंक्रीज किया है, तो ये क्या होगा, 1/4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। तो नया रेट क्या आया, नया कंसंट्रेशन क्या आया, पुराने कंसंट्रेशन का 4 टाइम्स। ये बात समझ पा रहे हो, वॉल्यूम 4 गुना बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन 4 गुना कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कंसंट्रेशन इक्वल टू होता है मोल पर लीटर। अब मोल तो बढ़ाया नहीं जा रहा है, सिर्फ वॉल्यूम चेंज किया जा रहा है। तो वॉल्यूम 4 गुना बढ़ा तो कंसंट्रेशन 4 गुना कम हो गया। तो अब ये क्या आया, के ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16, इसका मतलब 1/16 के ए स्क्वायर, और 1/16 के ए स्क्वायर, और ये क्या हो गया, पुराना रेट। ये वैल्यू किसकी है, पुराने रेट की है, और ये क्या है, नया रेट। तो नया रेट जो होगा पुराने रेट का 1/16 टाइम्स होगा। नया रेट जो होगा वो पुराने रेट का 1/16 टाइम्स होगा। नया रेट जो होगा वो पुराने रेट का 1/16 टाइम्स होगा। तो ये आया, डिक्रीजेस 16 टाइम्स। प्रिंस बेटा, कंटेनर का वॉल्यूम का मतलब ही है कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम। प्रिंस, कंटेनर के वॉल्यूम का मतलब ही है सॉल्यूशन का वॉल्यूम। अब इसको करो, रेट ला एक्सप्रेशन ऑफ अबव रिएक्शन 2a प्लस 3b इक्वल टू p इज रेट इक्वल टू k at की पावर हाफ bt की पावर b की पावर 3/2। What is change in rate of reaction when concentration of A is double and B is half? देखो, रेट इक्वेशन दी है आपको, आपसे पूछ रहा है रेट में क्या चेंज आएगा यदि A का कंसंट्रेशन डबल किया जाए और B का कंसंट्रेशन आधा किया जाए। अभी रेट की इक्वेशन ये है। अब नया रेट आया, आपने क्या किया, A का कंसंट्रेशन डबल कर दिया और B का कंसंट्रेशन आधा कर दिया। यही तो कहा गया है, when concentration of A is double and concentration of B is half। तो देखो क्या आ गया, हमने इसको ऐसे कर लिया, कि A की पावर हाफ B की पावर 3/2 और नीचे क्या आ गया, 2 की पावर 3/2। ये इधर आ गया 2 की पावर हाफ माइनस 2 की पावर 3/2, इसको ऊपर ले गए और ये पूरा क्या बन गया, पुराना रेट। ये देखो क्या बन गया बच्चों, पुराना रेट। ये क्या बन गया, पुराना रेट। अब इसको सॉल्व करो तो 2 एलसीएम हो गया, तो ये आया 2 की पावर -1 इंटू ओल्ड रेट, और 2 की पावर -1 का मतलब हाफ ओल्ड रेट। तो पुराने रेट का आधा आया, तो रेट कितना डिक्रीज हो जाएगा, 50%। रेट सेम रहेगा नहीं, इंक्रीज होगा नहीं, डिक्रीज होगा। मगर कितना डिक्रीज होगा, 50%, आधा रह गया ना। देखो आधा रह गया। यदि ए के कंसंट्रेशन को डबल करते हैं, बी के कंसंट्रेशन को आधा करते हैं, तो नया रेट क्या होगा। तो देखो ए का कंसंट्रेशन मैंने डबल कर दिया, बी का कंसंट्रेशन आधा कर दिया, फिर सॉल्व किया, तो नया रेट पुराने रेट का क्या आ रहा है, 1/2 टाइम्स, मतलब 50% डिक्रीज हो रहा है। अब इस क्वेश्चन को करो,
मैंने इस बार क्वेश्चन को घुमाया है, मैंने रेट पूछा है। ये क्वेश्चन सबसे शानदार क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सबसे शानदार क्वेश्चन है। अब देखो, मैंने आपको कुछ नहीं दिया है और रेट पूछा है, आर की वैल्यू पूछी है। P प्लस टू क्यू गिव्स पी क्यू टू। P का कंसंट्रेशन दिया है, Q का कंसंट्रेशन दिया है, रेट दिया है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ R। अब प्रॉब्लम ये है कि रेट की जो वैल्यू होती है वो ये होती है कि AT की पावर X BT की P क्यू है। अब जब तक ऑर्डर नहीं पता चलेगा तब तक रेट कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले मुझे ऑर्डर निकालने पड़ेंगे कि ऑर्डर कितना है। तो देखो, ऑर्डर निकालते हैं। Q का कंसंट्रेशन कांस्टेंट किया, P क्या है? डबल, और Q क्या है? कांस्टेंट। हम ऐसे एक्सपेरिमेंट सेलेक्ट करते हैं कि एक का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो, दूसरे का वेरिएबल हो। अब देखो, पहला और दूसरा एक्सपेरिमेंट सेलेक्ट किया तो Q कांस्टेंट है और P वेरिएबल है। P क्या हो रहा है? डबल। रेट क्या हो रहा है? डबल। तो जो कंसंट्रेशन में चेंज वही रेट में चेंज, तो ऑर्डर कितना हुआ? 1। P के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है? 1। अब Q के रिस्पेक्ट में निकालो। तो मैंने पहले और तीसरे का कंपेयर कर दिया। जब आप पहले और तीसरे का कंपेयर करते हो तो P क्या है? कांस्टेंट, और ये क्या हो रहा है? डबल। ये क्या हो रहा है? डबल। और रेट क्या हो रहा है? 4 टाइम्स। चेक करो, कंसंट्रेशन डबल हो रहा है, रेट 4 टाइम्स हो रहा है, स्क्वायर में चेंज हो रहा है, और स्क्वायर में चेंज हो रहा है तो ऑर्डर कितना है? 2। तो P के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है और Q के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2 है। अब हम इसको निकालते हैं। अब देखो कंपेयर कैसे करोगे। आप देखो, आप इसको कंपेयर कर लो, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 और एक्सपेरिमेंट नंबर 4। ऐसा क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं, Q कांस्टेंट है, 0.2 Q कांस्टेंट है। तो देखो, जब कंसंट्रेशन इतना था तो रेट इतना है। अब कंसंट्रेशन डबल हुआ, ये देखो, तो P का ऑर्डर क्या है? 1। तो रेट भी डबल हो जाना चाहिए। क्यों? जब ऑर्डर 1 होता है तो जो कंसंट्रेशन में चेंज वही रेट में चेंज, जो कंसंट्रेशन में चेंज वही रेट में चेंज। यदि ऑर्डर 1 है तो ऑर्डर तो 1 है P का, तो कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? डबल, तो रेट भी क्या होना चाहिए? डबल। और रेट डबल होना चाहिए तो R की वैल्यू क्या निकल के आनी चाहिए? 8 इंटू 10 की पावर 3 निकल के आनी चाहिए। 8 इंटू 10 की पावर 3 निकल के आनी चाहिए। ये क्वेश्चन जिन बच्चों ने किया है वो काबिले तारीफ है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन काफी टफ है। इवन ये क्वेश्चन IIT एडवांस में भी पूछा जा सकता है। कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन है, कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं है, और वो जो कॉन्सेप्ट लग रहा है वो NCERT में भी दिया है, स्कूलों में भी पूछा जाता है, कंपटीशन में पूछा जाता है। बस उसके लेवल को कितना टफ कर सकते हो ये है। तो ये क्वेश्चन कहीं पर भी पूछा जा सकता है। आपका नीट में भी पूछा जा सकता है, जेई में भी पूछा जा सकता है, और एडवांस तक में पूछा जा सकता है। अच्छा, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आज का, P प्लस टू क्यू इक्वल टू पी क्यू टू। ठीक है। अच्छा, इस बार मैंने कंसंट्रेशन पूछा है, इस बार मैंने वैल्यू ऑफ एक्स पूछी है। तो देखो, वही काम करना है। ऐसे एक्सपेरिमेंट सेलेक्ट करो कि क्या हो, एक का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो। तो यदि मैं पहला दूसरा सेलेक्ट करता हूं तो देखो ये कांस्टेंट है, ये क्या हो रहा है? डबल। तो ये भी क्या हो रहा है? डबल। तो जो कंसंट्रेशन में चेंज वही रेट में चेंज, सेम चेंज होता है तो ऑर्डर कितना होता है? 1। अब Q का ऑर्डर निकालो। तो Q का ऑर्डर निकालने के लिए मैंने पहला और तीसरा लिया। तो जब आप पहला और तीसरा ले रहे हो तो देखो क्या है, पहले और तीसरे के कंपेयर में क्या हो रहा है? कंसंट्रेशन डबल, और रेट क्या हो रहा है? 4 गुना। मतलब कंसंट्रेशन के स्क्वायर में चल रहा है रेट का चेंज। कंसंट्रेशन के स्क्वायर में रेट का चेंज करेगा तो ऑर्डर कितना होगा? 2। अब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। हाँ, ये क्वेश्चन नहीं बनेगा भाई, बन जाएगा बन जाएगा बन जाएगा बन जाएगा। अब मुझे देखो एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब एक्स की वैल्यू निकालनी है तो देखो, जब आपने
पी को डबल किया तो रेट क्या हो जाएगा, डबल। हम इधर नहीं देख रहे हैं, इधर से चल रहे हैं भाई। जब पी को डबल कर रहे हो तो पी का ऑर्डर कितना है, 1। अब पी का ऑर्डर 1 है तो कंसंट्रेशन डबल हुआ तो रेट भी डबल होगा। क्यों, यदि ऑर्डर 1 है तो जो चेंज कंसंट्रेशन में वही चेंज रेट में। तो यदि तुम पी को डबल कर रहे हो तो ऑर्डर क्या हो गया, डबल। अब क्यू की वैल्यू पूछ रहे हो तुम। अब बताओ, यदि मैं क्यू को डबल कर दूं या आधा कर दूं तो रेट में चेंज आना चाहिए। क्यों, क्योंकि ऑर्डर 2 है। यदि मैं क्यू को भी डबल करता हूं, मान लो सपोज करो इसकी वैल्यू 4 है, 0.4 है, तो रेट जो है 4 गुना बढ़ना चाहिए। तो 2 गुना इसकी वजह से बढ़ा और 4 गुना इसकी वजह से बढ़ा, तो यार ये 8 थोड़ी आएगा। इसकी वजह से 2 गुना बढ़ा, उसकी वजह से 4 गुना बढ़ा, तो 8 चौक 32, 32 गुना बढ़ना चाहिए। यहां पे 32 आना चाहिए। बात समझ पा रहे हो भाई? 2 गुना तो इसकी वजह से हुआ, क्यों, ऑर्डर 1 है, आपने इसके कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट डबल होगा। मान लो यहां 0.4 वैल्यू है, मान लो, तो यदि ये डबल हुआ तो रेट 4 गुना हुआ, तो टोटल रेट 8 गुना बढ़ना चाहिए, मगर यहां क्या है, 8। इसका मतलब ये हुआ कि Q की वैल्यू में चेंज नहीं हो रहा है। यदि Q की वैल्यू में चेंज होगा तो फिर रेट में चेंज आना चाहिए, मगर रेट में चेंज नहीं आ रहा है, वो सिर्फ दुगना हुआ है, वो सिर्फ दुगना हुआ है। इसका मतलब Q की वैल्यू जो यहां पे है वही, ओफो क्या दबा हुआ है, Q की वैल्यू जो यहां पे है वही यहां पर है, वही यहां पर है। क्यों, क्योंकि ये बात तो कंफर्म है ना कि ये डबल हो रहा है। यदि P का कंसंट्रेशन डबल हुआ है तो रेट डबल होगा, क्योंकि ऑर्डर 1 है। अब रेट डबल हुआ, अब यही आंसर आ गया। इसका मतलब Q में कोई चेंज नहीं हुआ है। यदि आप Q में भी चेंज करोगे तो फिर 8 आंसर नहीं आएगा भाई। इसको डबल करोगे या आधा करोगे, कुछ तो करोगे ना। डबल करोगे तो भी रेट चेंज होगा, आधा करोगे तो भी रेट चेंज होगा। 8 आंसर तो आएगा ही नहीं। तो 8 आंसर तभी पॉसिबल है जब यहां वही वैल्यू रहे जो ऊपर है। इसलिए आंसर क्या होगा, बी। एक बच्चा कह रहा है दूसरे और चौथे को नहीं ले सकते हैं, इसको ले सकते हो। हाँ, वेरी गुड, किसी बच्चे ने अच्छा क्वेश्चन किया है, वेरी गुड बेटा। देखो, एक बच्चा कह रहा है कि सर क्या मैं दूसरे एक्सपेरिमेंट और चौथे एक्सपेरिमेंट को कंपेयर कर सकता हूं? यस, कर सकते हो, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अब दूसरे और चौथे एक्सपेरिमेंट को कंपेयर करो तो भी आंसर वही आएगा। देखो, ये देखो, ये कांस्टेंट है, छोड़ दिया। अब देखो ये क्या हो रहा है, हमें नहीं पता ये क्या हो रहा है, मगर यहां चेक करो, रेट क्या हो रहा है, 4 गुना। रेट क्या हो रहा है, 4 गुना। तो ऑर्डर कितना है, 2। तो यदि रेट 4 गुना हो रहा है तो कंसंट्रेशन क्या हो रहा होगा, डबल। क्यों, ऑर्डर 2 है, तो रेट जो है कंसंट्रेशन के स्क्वायर में चेंज हुआ होगा। रेट जो है वो कंसंट्रेशन के स्क्वायर में चेंज हुआ होगा। तो यदि रेट 4 गुना चेंज हुआ है तो ऑर्डर दुगना चेंज हुआ होगा। यदि रेट 4 गुना चेंज हुआ है तो कंसंट्रेशन दुगना चेंज हुआ होगा। इससे भी वैल्यू देखो यही आ रही है, 0.2। तो यदि किसी बच्चे ने 2 और 4 को कंपेयर करके किया है तो भी ठीक किया है, तब भी उसका आंसर सही है और कॉन्सेप्ट भी सही है, कॉन्सेप्ट में कोई गलती नहीं है। कोई भी 2 कंपेयर करने हैं, मैंने कंपेयर कर लिया 3 4, यदि किसी बच्चे ने 2 और 4 कंपेयर किया तो भी ठीक है और अच्छा है, इजीली है, तो भी ठीक है। अब आप लोग बताओ किसके किससे कितने सही हैं। अब आप लोग बताइए किसके कितने कितने सही हैं। अब हम आज की क्लास चालू करते हैं, आज की क्लास चालू करते हैं। और भाई आज के बाद मेरे से कोई ये क्वेश्चन ना करे कि मैंने टेस्ट इसलिए नहीं दिया है क्योंकि मेरी सॉल्विंग थोड़ी कमजोर है। आप अपना सॉल्विंग बढ़ाओ, अपनी प्रॉब्लम बताओ, उसका समाधान मैं बताऊंगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। मगर तुम कहो कि हम सर ये प्रॉब्लम थी इसलिए हम टेस्ट ही नहीं दे रहे, तो फिर तुम नीट की पढ़ाई छोड़ दो। इसका मतलब तुम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व भी नहीं करना चाह रहे हो, प्रॉब्लम बढ़ाना चाह रहे हो। और यदि तुम प्रॉब्लम बढ़ा रहे हो तो घंटा सेलेक्ट होगे। इसका मतलब तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हो कि सिर्फ पढ़ रहे हो। इसका मतलब जानते क्या हुआ कि हम सिर्फ पढ़ रहे हैं।
हम सिलेक्शन के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हमारा एम फिक्स नहीं है, हमारा एम फिक्स नहीं है, हमारा बस ये है कि सब पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ रहे हैं। हमारा एम फिक्स नहीं है कि डॉक्टर बनना है। अरे भाई डॉक्टर बनना है तो कैसे बनोगे जब तक अपनी सारी प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं करोगे, सॉल्व नहीं करोगे। अब देखो बच्चों, अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, कि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन क्या होती है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, देखो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन की बात करते हैं कि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन का रेट क्या होगा, कैसे होगा, क्या क्या करते हैं। ठीक है, सारे बच्चे गौर से समझे, हाँ, और सारे बच्चे ईमानदारी से टेस्ट दें। हो सकता है तुमको लग रहा हो सर यार बहुत ज्यादा हाइपर हो रहे हैं आज, बात ये अभी शुरुआत है, अभी मैं हाइपर होऊंगा और मेरी बात तुम्हारे समझ में आई तो तुम सेलेक्ट होगे। यही मैं जाके फरवरी मार्च में हाइपर होऊंगा तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ मैं हाइपर होऊंगा, उससे परिवर्तन कोई नहीं आएगा। तो ऐसा हाइपर मैं होता ही नहीं हूं, मैं ऐसा हाइपर होता ही नहीं हूं जिसका परिवर्तन ही ना है। भाई उस काम को मैं करता ही नहीं हूं जिससे रिजल्ट ना आए। मैं टेस्ट अभी से क्यों ले रहा हूं, जैसे आपका लेवल बढ़ता जाए आप अपनी कमियों को जल्दी पहचानो, अपनी कमियों को जल्दी पहचानो, जल्दी रिमूव करो। अब यही चीज मैं जब फरवरी मार्च में लूंगा जाके तो तुम्हारे पर रिमूव करने के लिए टाइम कम होगा, 10 तरह के प्रेशर होंगे, तुम रिमूव नहीं कर पाओगे और सेलेक्ट नहीं हो पाओगे। अभी क्या है, तुम्हारे पास इनफ टाइम है अपनी कमियों को दूर करने के लिए। मान लो कभी कभी कोई कोई कमी बहुत बुरी फंस जाती है, कभी कभी कोई चैप्टर ऐसा फंस जाता है कि यार उसको करने में टाइम लगता है, मतलब कहो पहली बार में भी कम आए, दूसरी बार में भी कम आए। मैं आपको बताता हूं, मैं 11th में था, आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर मुझे पढ़ाया गया, मैं जेई करता था, नीट नहीं जेई। तो यार आयनिक इक्विलिब्रियम ऐसे ही टफ है, ऊपर से जेई लेवल पे और टफ है वो, मतलब नीट लेवल पे जितना चैप्टर तुम पढ़ते हो ना उसका 5 गुना जेई लेवल पे पढ़ना पड़ता है। आयनिक इक्विलिब्रियम अलग लेवल पे जाता है वो। तो यार पहली बार जब मैंने उसको पढ़ा तो मेरे हवा ही नहीं लगी, मैं फार्मूला डालूं, फार्मूले से क्वेश्चन आंसर ही ना आए। क्यों? क्योंकि वहां फार्मूले से आंसर नहीं बनता है, कॉन्सेप्चुअल है वो, बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। नीट लेवल पे थोड़ा कम है, जेई पे बहुत ज्यादा। तो यार मेरे से हुआ नहीं, मतलब पहला बार में तो मेरे हवा ही निकल गई, थोड़ा थोड़ा आया, बहुत कुछ नहीं आया। फिर मैंने उसको घर में किया एक बार, आराम आराम, तो मेरा कॉन्फिडेंस तो बढ़ा, मगर फिर भी मैं उस लेवल पे नहीं आया कि जेई के क्वेश्चन जल्दी जल्दी निपटा पाऊं। मैं 11 से लेके 12 तक पहुंचते पहुंचते उस चैप्टर को 4 बार लगाया है, एक दो बार नहीं, 4 बार, 4 बार। फिजिकल केमिस्ट्री में किसी चैप्टर ने मुझे स्कूल स्टेट में ज्यादा परेशान किया है वो आयनिक इक्विलिब्रियम में। मैंने उसको 11 से 12 तक पहुंचते पहुंचते 4 बार किया। एक बार मैंने पेपर, एक बार टीचर ने पढ़ाया तब किया, एक बार पेपर से पहले किया, एक बार जब छुट्टी होती है स्कूल की, मतलब 11 से 12th में जाते हो तो बीच में छुट्टी होती है, उसमें मैंने उस चैप्टर को किया, आराम आराम समझा कि क्या दिक्कत आती है, क्या मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, और ये मैं इस तरह से करता हूँ मगर सोल्यूशन तो इस तरह से लगा हुआ है। उस समय टीचर इतनी तेजी से अवेलेबल नहीं थे, यूट्यूब होता नहीं था, वाईफाई होता नहीं था, गूगल भैया हमारे पास नहीं होते थे, इवन फोन तक नहीं होता था। फोन जो होता था ना वो घिर घिर वाला होता था, उसकी एक कॉल 7 रुपए की होती थी, तो इतने अमीर ही नहीं थे कि फोन हमारे यहाँ हो, और 7 रुपए की कॉल पे तो घर वाले दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, और था भी नहीं। तो या तो दोस्त के यहाँ जाके आपस में डिस्कस हो सकता था या बुक के सहारे डिस्कस हो सकता था। बुक ही, हम लोग बुक ज्यादा पढ़ते थे, बुक के सहारे रहते थे कि यार बुक में इसका सोल्यूशन ये दिया है तो इसने क्यों दिया है, थोड़ा एनालाइज करते थे। उस टाइम मैंने पढ़ा तो मेरा कॉन्फिडेंस तीसरे राउंड में काफी ठीक आया, और जब मैंने चौथा राउंड पढ़ा तब मुझे हल, मतलब आप फिर मेरा ये लेवल हो गया कि 10 क्वेश्चन दोगे तो 8 कर दूंगा, 10 क्वेश्चन दोगे तो 9 कर दूंगा, 10 क्वेश्चन दोगे तो 10 कर दूंगा, 8 कर दूंगा, 9 कर दूंगा। मगर मुझे वो चैप्टर 2 साल के अंदर 4 बार पढ़ना पड़ा, 4 बार पढ़ना पड़ा। हाँ, मगर मैं हार नहीं मानता हूं कि नहीं अब वो चैप्टर मुझे नहीं आया तो मैं छोड़ के बैठ जाऊं। नहीं तो जेई कैसे निकलेगा, नीट कैसे निकलेगा, नंबर कैसे आएंगे, नंबर कैसे आएंगे, कैसे नंबर आएंगे। तुम्हारी तरह रुवंटा थोड़ी था कि बस रोने धोने पे काम चलाने लगे, रोने लगे, फैल गए, मम्मी चॉकलेट नहीं दी, मम्मी चॉकलेट नहीं दी, अब मैं रोऊंगा। इस तरह से करोगे तो सक्सेस नहीं हो पाओगे, तुम्हें हर जगह हडल मिलेंगी।
अभी तुम ये कर रहे हो, जब तुम मेडिकल डॉक्टर बनोगे तो वहां पर भी यही आएगा, वहां पर भी यही आएगा, तो वहां भाग जाना, कोने में जाके रोने लगना। चलो अब पढ़ाने दो। अब देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है, गौर से समझिए। ठीक है बच्चों, गौर समझो। देखो बच्चों, मैंने ये सपोज की कि ये एक जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। क्लियर है सबको? हाँ बबीता बेटा, मैं कराने की कोशिश करूंगा, अभी पढ़ाई पे आ जाओ। देखो ए इक्वल टू बी क्या है, ए इक्वल टू बी एक जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, तो मैंने माना इसकी वैल्यू कितनी है, ए नॉट टी इक्वल टू जीरो पर, मतलब ये इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। ये क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट वो क्या है हमारा, ए नॉट, वो हमारा क्या है, ए नॉट। अब देखो रिएक्शन को टी सेकंड हो गए, जब रिएक्शन को टी सेकंड हो जाएंगे तो कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन तो डिक्रीज होगा ही होगा, तो ए नॉट माइनस एक्स, एक्स कंसंट्रेशन डिसोसिएट हुआ, तो देखो जितना ये डिसोसिएट होता है उतना ये फॉर्म होता है, तो ये कितना फॉर्म हो गया, एक्स, क्यों, ये डिसोसिएट कितना हो रहा है, एक्स, तो ये एक्स फॉर्म हो गया। अब ए नॉट माइनस एक्स क्या है, आफ्टर टी टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बताओ ए नॉट माइनस एक्स क्या है, टी सेकंड रिएक्शन चल चुकी है, टी सेकंड बाद रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है, चेक करो, जीरो से टी सेकंड आ गए तो टी सेकंड रिएक्शन चल गई, अब टी सेकंड बाद रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना है, ए नॉट माइनस एक्स। इस ए नॉट माइनस एक्स को एक मैंने नया नाम दे दिया एटी, इस ए नॉट माइनस एक्स को मैंने एक नया नाम दे दिया एटी। ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टी सेकेंड, टी सेकेंड के बाद कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, टी सेकेंड के बाद कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अब रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखो इसका, तो बच्चों जब आप रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या लिखोगे इसका, रेट इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टी सेकेंड की पावर एन, एन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर कितना लेके चल रहे हो, जीरो, तो जब ऑर्डर जीरो लेके चल रहे हो तो यहां कितना डालोगे, जीरो डालोगे, यहां पे कितना डालोगे, जीरो, क्यों, क्योंकि आप मान के चल रहे हो कि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, आप क्या मान के चल रहे हो बच्चों, कि ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, तो जब जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है तो यहां जीरो डालोगे, तो जब यहां जीरो डालोगे तो जरा देखो रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर आ गया, रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर आ गया, के बराबर, क्यों, किसी की पावर जीरो की वैल्यू वन, किसी के भी पावर जीरो की वैल्यू वन। मास्टर जी संडे के टेस्ट का सिलेबस बता दो, अच्छा संडे के टेस्ट का सिलेबस बता देता हूं, वेरी गुड, किसी की पावर जीरो की वैल्यू वन। लास्ट टेस्ट बताओ जरा किसका हुआ था, लास्ट टेस्ट जो बैच में हुआ था उसका टॉपिक क्या था, बताओ जरा लिख के, सभी बच्चे लास्ट टेस्ट का टॉपिक बताएं, संडे टेस्ट का सिलेबस, संडे डे कौन सा होगा जरा बताना बच्चों, लास्ट टेस्ट में राउल्स लॉ, क्वालिटेटिव पूरा लिक्विड सोल्यूशन था क्या, राउल्स नहीं, राउल्स लॉ केस 1 और 2, कंसंट्रेशन वेपर प्रेशर। अच्छा संडे को डेट कितनी होगी, संडे को डेट कितनी होगी, कंप्लीट कंप्लीट लिक्विड सोल्यूशन, पूरा लिक्विड सोल्यूशन टेस्ट में आएगा, कंप्लीट लिक्विड सोल्यूशन टेस्ट में आएगा, कंप्लीट लिक्विड सोल्यूशन 23, अच्छा 23 अगस्त होगा, 23 अगस्त 2026,
टेस्ट का सिलेबस है कंप्लीट लिक्विड सोल्यूशन। टेस्ट का सिलेबस क्या है? कंप्लीट लिक्विड सोल्यूशन। क्लियर है? मोल नहीं आएगा, कंप्लीट लिक्विड सोल्यूशन आएगा। कंसंट्रेशन, वेपर प्रेशर, राउल्ट्स लॉ 1 and 2, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन, हेनरी लॉ, जितना भी मतलब चैप्टर में पढ़ाया वो सब आएगा। काइनेटिक्स नहीं आएगा, काइनेटिक्स का कुछ नहीं आएगा, काइनेटिक्स का कुछ नहीं आएगा, कंप्लीट लिक्विड सोल्यूशन आएगा। ठीक है, 23 अगस्त को, 23 अगस्त को कंप्लीट लिक्विड सोल्यूशन आएगा। ठीक है, अब बस पढ़ाने दो, अब बस पढ़ाने दो। अब देखो इससे पता क्या चल रहा है, अब गौर से देखो यहां के पॉइंटर। पहला पॉइंट चेक करो, देखो पहला पॉइंट क्या हुआ, गौर सुनना, ये सब काम आएगा, नहीं तो फिर यही कहोगे जैसे वो बच्चा कह रहा था। क्यों? क्योंकि वो अपनी मस्ती में चलते हैं, अपनी मस्ती में चलते हैं, उनको लगता है ये खाने की चीज है। अरे बेटे इतना आसान होता तो फिर सभी डॉक्टर बन जाते। अच्छा अब देखो गौर समझना, देखो रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, के, और के क्या है, के क्या है, वेयर इज ए के क्या है, रेट कांस्टेंट। अच्छा रेट कांस्टेंट क्या होता है, किसी भी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट होता है। रिएक्शन का रेट कांस्टेंट हमेशा फिक्स होता है, वो कभी नहीं चेंज होता है। वो तभी चेंज होता है जब टेम्परेचर चेंज होता है या रिएक्शन चेंज हो जाए, कोई दूसरी रिएक्शन आ जाए, कोई दूसरी रिएक्शन आ जाए, नहीं तो रेट कांस्टेंट हमेशा फिक्स है। तो रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के बराबर है। तो पहली बात, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन कितना होता है, के बराबर। जीरो ऑर्डर की रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन कितना होता है, के बराबर। तो सबसे पहला पॉइंट आया कि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन का रेट होता क्या है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन जीरो ऑर्डर की रिएक्शन का रेट कांस्टेंट के इक्वल होता है। रेट कांस्टेंट के इक्वल होता है, रेट कांस्टेंट, ये क्या हो रहा है, रेट कांस्टेंट के इक्वल होता है। पहली बात तो ये आ गई, इसको ध्यान रखना, इसको याद रखना, जरूरत पड़ेगी क्वेश्चनों में, भूल गए तो निपट जाओगे। अच्छा रेट कांस्टेंट एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका मतलब जीरो ऑर्डर की रिएक्शन का रेट कांस्टेंट होता है, मतलब वो एक ही रेट से चलती है, ना तो तेज होती है ना धीमे होती है, मतलब एक कांस्टेंट रेट से चलती है। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू क्या निकल के आ रही है, के बराबर निकल के आ रही है। तो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन का रेट क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ये भी ध्यान रखना। रेट ऑफ रिएक्शन कैसा होता है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैसा होता है बच्चों, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कांस्टेंट होता है, मतलब पूरी रिएक्शन कांस्टेंट रेट से चलती है, पूरी रिएक्शन कांस्टेंट रेट से चलती है। मतलब ये है कि यदि शुरुआत में वो 10 ठीक है के रेट से चल रही है, तो अंत तक 10 के रेट से ही चलेगी, रेट उसका चेंज ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू क्या है, के। तो पहली बात, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन का रेट कितना होता है, के बराबर होता है। बात समझ में आ गई? हाँ। दूसरा जीरो ऑर्डर की रिएक्शन एक कांस्टेंट रेट से चलती है, उसका रेट चेंज नहीं होता है, फिक्स रहता है, और उसी फिक्स रेट से चलती चली जाती है। अब तीसरा पॉइंट समझो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन का रेट डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन, डज नॉट डिपेंड अपॉन concentration of reaction, does not depend upon concentration of reactant। जीरो ऑर्डर की रिएक्शन का रेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन का रेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है। कैसे? आप जरा चेक करो, पूरी इक्वेशन में कहीं कंसंट्रेशन है, चेक करो। अब कंसंट्रेशन की वैल्यू चाहे जितनी डालो, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर कांस्टेंट रहेगा। और ये बात मैं पीछे पढ़ा चुका हूं, आप ध्यान दो,
कंसंट्रेशन चेंज होने पर रेट ना चेंज हो तो जीरो ऑर्डर। यही बात तो बता रहा है। ये जो मैंने लैंग्वेज के फॉर्म में बोला था ना, उसका ये मैथमेटिकल प्रूफ है कि कंसंट्रेशन चेंज होने पर यदि रेट नहीं चेंज हो रहा है तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और क्यों नहीं चेंज हो रहा था, ये देखो, क्योंकि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन का रेट के बराबर होता है, उसमें कंसंट्रेशन का टर्म ही नहीं है। तो जब टर्म नहीं है तो कंसंट्रेशन चेंज करने पर रेट चेंज कैसे होगा? तो 3 पॉइंट अपने दिमाग में घुसेड़िए। पहला कि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के रेट की वैल्यू रेट कांस्टेंट के बराबर होती है। दूसरा, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन का रेट कांस्टेंट होता है, वो कांस्टेंट स्पीड से चलती है। तीसरा, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन का रेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करता। और चौथा, जो रेट की यूनिट है वही रेट कांस्टेंट की यूनिट है। देख लो, रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट दोनों की यूनिट क्या होगी? सेम। यूनिट सेम होगी। क्यों? आपस में बराबर है तो उनकी यूनिट भी सेम होगी। और दोनों की यूनिट क्या होगी जरा बताओ? तो क्या होती है? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये 4 पॉइंट तुम्हें समझ में आए? अब ये 4 पॉइंट क्वेश्चनों में लिख रहे होंगे, लग रहे होंगे। यदि नहीं ध्यान रखोगे तो फिर क्वेश्चन घंटा निकलेगा तुमसे। अब गौर समझिए। तो देखो, रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर है? के बराबर। इतनी बात क्लियर है सबको? ये बात समझ में आई सबको? अच्छा, अब कहानी में थोड़ा ट्विस्ट लाते हैं, गौर से देखिए सब लोग। अब ये बताओ मुझे कि रेट ऑफ रिएक्शन को आप क्या लिख सकते हो? क्या ऐसा लिख सकते हो? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ ए डिवाइडेड बाई कॉफिशिएंट, रेट ऑफ बी डिवाइडेड बाई कॉफिशिएंट। अभी कॉफिशिएंट हमारा कितना है? 1 तो रेट ऑफ रिएक्शन की जगह क्या डाला जा सकता है? रेट ऑफ ए डिवाइडेड बाई कॉफिशिएंट 1 है, रेट ऑफ बी डिवाइडेड बाई कॉफिशिएंट। ये इक्वेशन तो रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर है। ये इक्वेशन क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के है। अब रेट ऑफ रिएक्शन की जगह हम क्या क्या लिख सकते हैं? इंडिविजुअल रेट भी लिख सकते हैं। कैसे? इंडिविजुअल रेट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट, इंडिविजुअल रेट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट। तो जरा देखो, आपने क्या किया? इंडिविजुअल रेट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट। तो मैंने रेट ऑफ रिएक्शन की जगह ये वैल्यू डाल दी। देखो अब मैं डाल रहा हूं, डरना नहीं। अब मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, है ना? रेट ऑफ ए को मैं ऐसे लिख देता हूं, पूरा पूरा। ये देखो, अब ये बताओ, ये बात कितने बच्चों को समझ में आई? ये बात कितने बच्चों को समझ में आई कि ये मैंने कैसे लिखा? अरे भाई, रेट ऑफ रिएक्शन की जगह मैंने ये वैल्यू डाल दी, ये वैल्यू डाल दी, माइनस रेट ऑफ ए डिवाइडेड बाई 1। अब डिवाइडेड बाई 1 मैंने नहीं दिखाया, उसके दिखाने की क्या जरूरत है? सही है? सर प्लीज बता दीजिए, रूही क्या चाहिए बेटा, क्या बताना है? हाँ, निगेटिव साइन के साथ में आएगा। निगेटिव साइन के साथ में क्यों आएगा? क्योंकि रिएक्टेंट का रेट है तो माइनस लगेगा। रिएक्टेंट के रेट में माइनस लगता है, प्रोडक्ट के रेट में प्लस लगता है। लास्ट क्लास में पूरा पढ़ा चुका हूं ये सारी बातें। हाँ बेटा, निगेटिव साइन लगाया तो है। हाँ, डेरिवेटिव टाइप मंडल, बिल्कुल सही है। आशीष कह रहा सर आप रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे? बेटा रिप्लाई दे रहा हूं, मगर पढ़ाना भी होता है। इतने सारे बच्चे होते हैं, कमेंट ऊपर चले जाते हैं। पूछ लो क्या है, बताओ आप। आशीष अपना डाउट पूछो बेटा। रेट बी के बराबर भी कर सकते हैं। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर हम ए के बराबर कर रहे हैं, बी के बराबर भी कर सकते हैं। आप बी के बराबर भी कर सकते हो भाई। रेट ऑफ रिएक्शन की जगह ये डाल सकते हो, रेट ऑफ रिएक्शन की जगह ये डाल सकते हो, तो आप ये भी डाल सकते हो। मैंने ए क्यों डाला? क्योंकि हमारे पास जो फार्मूले हैं और जो हम पढ़ते हैं वो रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं, इसलिए हम भी रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में फार्मूला निकाल रहे हैं, है ना? आशीष कह रहा है सर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन नहीं बन रहा है, क्या दिक्कत आ रही? अनीस, आशीष नहीं अनीस है ये। अनीस डाउट बताओ क्या है? हाँ चलो, इतनी बात सबको समझ में आ गई। अच्छा, इस चीज को मैं ऐसे लिख लूं तो गौर से देखिएगा। अब इस चीज को मैंने ऐसे लिख लिया, ये देखो, मैं टी को उधर ले गया,
dt को इधर ले गया, ऐसे। अब जरा गौर से सारे बच्चे समझेंगे। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूं, अब मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर रहा हूं, लिमिट लगा रहा हूं। अब मैं इसमें लिमिट लगा रहा हूं, लिमिट लगा रहा हूं। अब लिमिट देखो कैसे लगाई जाती है, सारे बच्चे गौर से समझेंगे। देखो ये क्या लिखा है, कंसंट्रेशन का चेंज, और ये क्या है के, और ये क्या लिखा है, टाइम का चेंज। ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ए का चेंज। ये क्या है, टाइम का चेंज। अब देखो कंसंट्रेशन ऑफ ए में कहां से कहां तक चेंज हुआ है, ए नॉट से लेके एटी तक। ए नॉट माइनस एक्स को हमने क्या कहा है, एटी तक। कंसंट्रेशन में चेंज कहां से कहां तक हुआ है, ए नॉट से एटी तक। आपने लगा दिया लिमिट, आपने लिमिट लगा दिया ए नॉट टू एटी। अब जब कंसंट्रेशन ए नॉट था तो टाइम कितना था, जीरो। चेक करो, जब कंसंट्रेशन ए नॉट है तो टाइम कितना है, जीरो। जब कंसंट्रेशन एटी है तो टाइम कितना है, टी। ये हो गई टाइम की लिमिट। ये देखो, अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, माइनस साइन बाहर आ गया। अब जरा देखो सारे बच्चे इस बात को समझिए। देखो dx इक्वल टू होता है x, dx इक्वल टू x। यहां पर जो होगा वो आएगा, यदि ये x है तो x आएगा, और ये t है तो t आएगा। अब ये y है तो y आएगा। जिसका चेंज होता है वो वैल्यू आती है, जिसका चेंज होता है वो वैल्यू आती है, जिसका चेंज होता है वो वैल्यू आती है। तो अब देखो यहां पे क्या है, ए क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो ये आ गया ए। क्यों, इसकी वैल्यू क्या होगी, ए। अब आपने लिमिट लगा दी, अपर लिमिट लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है। इसी तरह ये कर दिया, ये देखो ऐसे। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करो, तो फार्मूला क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। फार्मूला क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इसको अंदर डाल दो, तो ए नॉट माइनस एटी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, केटी हो जाएगा। क्लियर है। सर ये गलत बात है, बताओ बेटा विशाल क्या गलत बात है। विशाल तुम क्या कहना चाह रहे हो, बताओ। इन्फिनिटी में कैसे अपग्रेड करें, अरे बेटा उनको फोन करो या उनको मेल डालो, वो बता देंगे, है ना। रूही सर प्लीज बता दीजिए। रूही बेटा क्या पूछ रहे हो तुम, नहीं मिल रहा है। रूही क्या नहीं मिल रहा है बेटा तुम्हें, क्या नहीं मिल रहा है। अच्छा अनीस कह रहा है वांट ऑफ फैक्टर वाले क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तुम वांट ऑफ फैक्टर के बारे में डिटेल पढ़ो जो मैंने पढ़ाई है, एक बार अच्छे से लेक्चर फिर से देखो और फिर से क्वेश्चन करो। पूरा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का लेक्चर देखो और उसके क्वेश्चन मैंने कैसे किए हैं वो देखो, है ना। सोल्यूशन के लेक्चर नंबर 6, 7, 8, 9 नहीं मिल रहे हैं। अच्छा रूही एक बच्ची वो कह रही है कि सोल्यूशन के लेक्चर नंबर 6, 8, 7, 9 नहीं मिल रहे हैं। 6, 8, 7, 9 नहीं मिल रहे हैं तो क्या ऐप पे है नहीं क्या वो मोल। अच्छा एक बच्चा कह रहा है कि सर मोल कॉन्सेप्ट वाले फोल्डर में है। बेटा रूही मोल कॉन्सेप्ट वाले फोल्डर में जाके देखो वहां पे है। वैसे मैं बोलूंगा कि भाई उनको सोल्यूशन वाले में डालो, मोल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में है। रूही बेटा जाके देख लो, बच्चे बोल रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं सर वो मोल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में पढ़े हैं। निशांत बेटा तुम्हारे 25 में से 18 ठीक हुए, इसका मतलब तुम्हारा चैप्टर मस्त है, तुम्हें ज्यादा तकलीफ की जरूरत नहीं है। बस जो 4-5 क्वेश्चन गलत हुए उनको अच्छे से देख लो, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा था। बेटा जिनको भी सोल्यूशन चैप्टर के लेक्चर नहीं मिल रहे हैं वो मोल कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर में चैप्टर में जाके देखें, वहां पर उन्होंने डाल रखे हैं, बच्चे बता रहे हैं। केमिकल काइनेटिक्स 1, 2, 3 में है। अच्छा अब भाई मुझे थोड़ी देर पढ़ा लेने दो, है ना, इससे क्या होगा, डिस्टरबेंस होगा। अब जरा देखो इसको आप क्या कर रहे हो, अब इसको आप यहां पे ले जाओ। हम क्या कर रहे हैं, के को लेगा इधर,
तो देखो बच्चों K इक्वल टू कितना आया, A0 माइनस AT डिवाइडेड बाई T। ये फार्मूला है किसका, रेट कांस्टेंट निकालने का, जीरो ऑर्डर का। जीरो ऑर्डर की रिएक्शन का रेट कांस्टेंट निकालने का फार्मूला क्या है यार, K इक्वल टू A0 माइनस AT डिवाइडेड बाई T। ये किसका फार्मूला है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के रेट को निकालने का। ये किसका फार्मूला है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के रेट को निकालने का। अब देखो जरा, यदि मैं AT की वैल्यू डाल दूं, AT की वैल्यू क्या थी, A0 माइनस एक्स, तो ये फार्मूला क्या बन जाता है, ये देखो x बाई टी। क्यों, A0 कट जाएगा। तो इसका मतलब जीरो ऑर्डर की रिएक्शन को निकालने के दो फार्मूले, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के K को निकालने के दो फार्मूले। ये इनिशियल कंसंट्रेशन, ये रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के फॉर्म में है और ये प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के फॉर्म में है। x किसका कंसंट्रेशन है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है। चेक करिए, ये देखिए x क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर टी सेकेंड, या x क्या है, डिसोसिएटेड कंसंट्रेशन ऑफ A आफ्टर टी सेकेंड। तो जीरो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट कैसे निकलेगा, जीरो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट निकलेगा A0 माइनस AT डिवाइडेड बाई T या x बाई टी। और जो रेट कांस्टेंट का फार्मूला होगा वही तो रेट ऑफ रिएक्शन का फार्मूला होगा। क्यों, क्योंकि देखो जरा, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर किसके बराबर है, K के बराबर है। तो भाई जो रेट कांस्टेंट का फार्मूला है वही रेट ऑफ रिएक्शन का फार्मूला है। तो इसका मतलब जीरो ऑर्डर की रिएक्शन का रेट और रेट कांस्टेंट का फार्मूला क्या आता है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट का फार्मूला है A0 माइनस AT डिवाइडेड बाई T या x बाई टी। ये देखो, आपको डायरेक्ट ये याद रखना है। अब ये बात सबको समझ में आई, यहां तक सबको बात समझ में आई कि नहीं, ये कैसे है। देखो ये मैंने प्रूफमेंट किया है, ये मैंने प्रूफमेंट किया है, आपको प्रूफमेंट की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको जरूरत है फार्मूले की। क्या ये बात सबको समझ में आ गई, हाँ, इसका मतलब है कि रेट कांस्टेंट दिया है तो रेट दिया है, बिल्कुल सही है। अच्छा, तो जरा देखो बच्चों, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन का रेट कांस्टेंट ही रेट ऑफ रिएक्शन है। ये देखिए ऐसे, अब गौर से जरा देखो, इस बात को समझ पाए, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू K A0 माइनस AT डिवाइडेड बाई T या x डिवाइडेड बाई T। इतनी बात सबको समझ में आ गई, इतनी बात सबको समझ में आ गई। चलो अब मैं आपको थोड़ा और आगे ले जाता हूं, अब मैं आपको थोड़ा और आगे ले जाता हूं और कुछ क्वेश्चन भी साथ साथ में कराता हूं, जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाए, आपको एक आइडिया लगे कि हाँ करना कैसे। जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ सब लोग, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, वो कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के इक्वल है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। रेट ऑफ रिएक्शन यदि रेट कांस्टेंट के इक्वल है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बताओ। जीरो ऑर्डर की रिएक्शन में रेट कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल होता है। जीरो ऑर्डर की रिएक्शन में रेट कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल होता है। अब इसको पढ़ो, 3A इक्वल टू B प्लस C, इट वुड बी ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यदि ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है तो द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए। जीरो ऑर्डर की रिएक्शन का रेट क्या कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन का रेट क्या होता है, K के बराबर होता है। तो ये तो गलत हो गया, द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए।
ये तो गलत है। द रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन सेम एट एनी कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये सही है। रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा सेम रहेगा ए का कोई भी कंसंट्रेशन हो। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होता है। द रेट रिमेन अनचेंज एट एनी कंसंट्रेशन ऑफ बी एंड सी, गलत है। द रेट ऑफ रिएक्शन डबल इफ कंसंट्रेशन ऑफ बी इज इंक्रीजेस डबल। हाँ, वेरी गुड। आंसर क्या होगा? बी। रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू के बराबर होती है, तो रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड ही नहीं करता जीरो ऑर्डर के केस में। अच्छा, आप जिद कर रहे हो तो जरा और आगे बढ़ते हैं और अच्छे से क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? उसके लिए अब मुझे थोड़ा पढ़ाना पड़ेगा, है ना, तब क्वेश्चन पे चलेंगे। ये जो पॉइंटर मैं लिखाता हूं इनको ध्यान रखो, वही मैं कह रहा हूं, कॉन्सेप्ट को ध्यान रखो। जैसे प्रूफमेंट को ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, मगर ये देखो पॉइंटर लिखे हैं, ये सारे पॉइंटर बहुत अच्छे से ध्यान रखो, ये बात ध्यान रखो। अब देखो बच्चों, एक टर्म होता है हाफ लाइफ पीरियड। अब ये हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, इसका मतलब क्या है, जरा सब लोग समझें। हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड इसको रिप्रेजेंट करते हैं टी, और टी के नीचे बना दो हाफ, टी हाफ से। अब ये होता क्या है, हाफ लाइफ पीरियड का मतलब होता है 50% रिएक्शन डिसोसिएट होने में लगा समय, टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोजिशन ऑफ 50% रिएक्शन। 50% रिएक्शन खत्म होने में लगा समय, है ना, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 50% या हाफ रिएक्शन, आधी रिएक्शन होने में लगा समय टी हाफ बोला जाता है। होने में लगा समय टी हाफ बोला जाता है। तो जब बताओ आप आधी रिएक्शन हो रही है, इसका मतलब क्या है, आधा रिएक्टेंट डिसोसिएट हो रहा है। आधी रिएक्शन होने का मतलब क्या है, जैसे मैंने कहा मेरे पास 100 रुपए है, मैंने कहा आधे पैसे खर्च हो गए, इसका मतलब क्या है, 50 रुपए खर्च हो गए, है कि नहीं भाई? 50% वैल्यू एक्सपेंड हो गई, इसका मतलब 50 रुपए एक्सपेंड हो गए। तो वो कह रहा है कि टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 50% ऑफ रिएक्शन, 50% रिएक्शन खत्म होने में लगे समय को टी हाफ कहते हैं। और इसको बच्चों हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, इसको हम लोग रिप्रेजेंट ऐसे, स्मॉल टी बनाया और हाफ बना दिया, ऐसे। अब गौर से समझो, जब टी हाफ टाइम निकल जाएगा, रिएक्शन कितनी चल रही है, टी हाफ टाइम चल रही है, तो देखो हमारी रिएक्शन ये थी बच्चों, हमारी रिएक्शन क्या थी, ये ए नॉट टी इक्वल टू 0। अब हम कितना समय चल रहे हैं, अब हम टी हाफ टाइम चल रहे हैं, टी की जगह क्या लिख रहे हैं, टी हाफ। अब टी हाफ टाइम चलने पे बताओ कितनी रिएक्शन खत्म हो जाएगी, टी हाफ टाइम चलने पर 50% रिएक्शन खत्म हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू कितनी खत्म हो जाएगी, ए नॉट माइनस ए नॉट डिवाइडेड बाई 2। क्यों? आधी वैल्यू खत्म हो जाएगी। टी हाफ टाइम में रिएक्शन 50% चल जाएगी, तो ए नॉट इनिशियल वैल्यू थी, तो उसका 50% डिसोसिएट हो जाएगा। अब ये बनेगा कितना, 50%। भाई जितना ये डिसोसिएट होगा उतना ये बनेगा। तो ए नॉट माइनस ए टी की वैल्यू कितनी आई, ए टी की वैल्यू कितनी आ रही है, ए नॉट बाई 2। क्यों? ए नॉट माइनस ए नॉट बाई 2। और x की वैल्यू कितनी है, यदि देखो जहां पर x था तो x की वैल्यू क्या है, ये x की जगह कितना लिखा है, ए नॉट बाई 2। क्या ये बात सबको समझ में आई? 50% समय जब बीत जाएगा तो 50% रिएक्शन खत्म हो जाएगी। टी हाफ समय में कितनी रिएक्शन खत्म हो जाएगी, 50%। तो ए नॉट था, ए नॉट का 50% डिकम्पोज हो गया, 50% का मतलब आधा, तो ए नॉट में से आधा डिकम्पोज हो गया, ए नॉट बाई 2। तो जितना ये डिकम्पोज होगा उतना ये बनेगा, तो ए नॉट बाई 2 डिकम्पोज हुआ तो ए नॉट बाई 2 ये बना।
तो ए नॉट माइनस ए नॉट बाई टू, तो बचा कितना, एटी की वैल्यू कितनी आई, ए नॉट बाई टू आई, इसी को हम एटी कहते हैं। क्लियर है? अब आप क्या करो, अब आप देखो, आप रिलेशन निकाल रहे हो। देखिए रिलेशन बिटवीन टी हाफ एंड के फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के टी हाफ और के में रिलेशन निकाल रहे हो। तो देखो हमारे पास अभी ये फार्मूला था, सबको याद है, ये फार्मूला था या ये फार्मूला था कि नहीं था? हाँ। अब किसी की भी वैल्यू डाल दो, जब तुम टी को टी हाफ कर दोगे तो x की वैल्यू क्या थी, जब टी हाफ हुआ तो x की वैल्यू क्या थी, ए नॉट बाई टू। तो चाहो तो ये वाले फार्मूले में डाल दो, चाहे ये वाले में डाल दो, दोनों से सेम आंसर आएगा। तो x की वैल्यू थी ए नॉट बाई टू, तो क्या फार्मूला आया k इक्वल टू ए नॉट डिवाइडेड बाई टू टी हाफ, ऐसे। तो टी हाफ इक्वल टू कितना आ गया, तो टी हाफ इक्वल टू आ गया ए नॉट डिवाइडेड बाई टू के, टी हाफ इक्वल टू आ गया ए नॉट डिवाइडेड बाई टू के। ये देखिए ए नॉट डिवाइडेड बाई टू के, ये देखो। तो 50% रिएक्शन, 50% जीरो ऑर्डर की रिएक्शन खत्म होने में कितना समय लगता है, ए नॉट डिवाइडेड बाई टू के। जीरो ऑर्डर की रिएक्शन को 50% खत्म होने में कितना समय लगता है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन को 50% खत्म होने में लगा समय लगता है ए नॉट डिवाइडेड बाई टू के। देखो कितना समय लगता है, ए नॉट डिवाइडेड बाई टू के। इसका मतलब टी हाफ जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा इनिशियल कंसंट्रेशन होगा उतना बड़ा टी हाफ होगा, मतलब 50% रिएक्शन खत्म होने में उतना ज्यादा समय लगेगा। और टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है के। इसका मतलब रेट जितना ज्यादा होगा टी हाफ उतना कम होगा। क्यों? के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो रेट कांस्टेंट के, रेट ऑफ रिएक्शन के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि के किसके बाद है, रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर है, के बराबर है। जीरो ऑर्डर में रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर है, के बराबर है। तो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब के की वैल्यू जितनी ज्यादा है, आधी रिएक्शन खत्म होने में उतना कम टाइम लगेगा। के की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, आधी रिएक्शन खत्म होने में उतना कम टाइम लगेगा है। और इनिशियल कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा, आधी रिएक्शन खत्म होने में उतना ज्यादा समय लगेगा। ये देखो उतना ज्यादा समय लगेगा। तो आधी रिएक्शन खत्म होने में टाइम कितना लगता है, ए नॉट अपॉन टू के। आधी रिएक्शन खत्म होने में टाइम कितना लगता है, ए नॉट अपॉन टू के, ए नॉट अपॉन टू के। ये देखो आधी रिएक्शन खत्म होने में टाइम कितना लगता है, ए नॉट अपॉन टू के। याद रखिएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट गौर से देखो, टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट, प्रिंस तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूं अभी, टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 100% या 100% जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन को 100% खत्म करने में कितना टाइम लगेगा, टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 100% जीरो ऑर्डर रिएक्शन। 100% रिएक्शन होने में मतलब पूरी रिएक्शन होने में कितना समय लगेगा, तो देखो गौर से समझना, 100% रिएक्शन खत्म होने में टी हाफ का डबल टाइम लगेगा। टी हाफ का मतलब 50% रिएक्शन खत्म होने का डबल टाइम। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, गौर से सुनिए सारे बच्चे, गौर से सुनिए। टी हाफ की वैल्यू डाल दी ए नॉट अपॉन टू के, ए नॉट अपॉन टू के। तो 100% रिएक्शन खत्म होने में कितना समय लग रहा है, ए नॉट बाई के। 100% रिएक्शन खत्म होने में कितना समय लग रहा है, ए नॉट बाई के, जीरो ऑर्डर में।
ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन कांस्टेंट रेट से चलती है। अब आप मुझे बताना, ठीक है, स्पीड कांस्टेंट है, तो 3 किलोमीटर चलने में यदि 5 मिनट लगते हैं तो अगले 3 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा? 5 ही मिनट लगेगा। क्यों? क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। जीरो ऑर्डर की रिएक्शन का रेट क्या होता है? कांस्टेंट, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो शुरुआत की आधी खत्म होने में उसने जितना समय लिया, आगे का आधा खत्म होने में भी उतना ही समय लेगा। क्यों? क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है। स्पीड कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड से चल रही है और साथ में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है। तो इस वजह से जीरो ऑर्डर की 100% रिएक्शन खत्म होने में टी हाफ का डबल टाइम लगता है। ये देखो, टी हाफ का कितना टाइम लगता है? डबल टाइम। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख लो, तो आपको नीचे वाला फार्मूला याद नहीं रखना पड़ेगा। ये मैंने कैसे किया ये निकाल दिया है, मगर आपको ज्यादा जरूरत नहीं है। ये देखो, तो 100% रिएक्शन खत्म होने में कितना टाइम लगेगा? टी हाफ का डबल टाइम लगेगा। मतलब 100% रिएक्शन खत्म होने में वैल्यू कितनी लगेगी? ए नॉट बाई के। 100% रिएक्शन खत्म होने में कितनी वैल्यू लगेगी? ए नॉट बाई के। और जबकि टी हाफ की वैल्यू कितनी है? ए नॉट बाई 2 के। टी हाफ डिपेंड कर रहा है, रेट थोड़ी डिपेंड कर रहा है शुभम। रेट नहीं डिपेंड कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं कर रहा है। आप किससे चलोगे? आप रेट ऑफ रिएक्शन से चलोगे ना। आपकी स्पीड क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। तो आप एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हो, तो कांस्टेंट स्पीड से जब चल रहे हो तो आपको उतनी ही डिस्टेंस कवर करने में हमेशा सेम टाइम लगेगा। क्यों? डिस्टेंस उतनी है भाई। 50% रिएक्शन खत्म हो गई तो बची कितनी है? 50%। तो डिस्टेंस उतनी है, 50% और कवर करनी है। स्पीड भी सेम है, तो जब स्पीड भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो टाइम ऑटोमेटिक सेम हो जाएगा, है कि नहीं भाई? स्पीड सेम है और जितनी रिएक्शन खत्म कराए हो उतनी रिएक्शन और खत्म करनी है, तो डिस्टेंस भी सेम है, तो टाइम ऑटोमेटिक सेम लगेगा। इसीलिए 100% रिएक्शन खत्म करने में टी हाफ का डबल टाइम लग रहा है। क्या इस पर कोई हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है? यस, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब आप ये जरा देखो, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, इसको बहुत अच्छे से सारे बच्चे करेंगे। इस क्वेश्चन को करो, पढ़ो। 2A equal to B plus C is an example of zero order reaction. T1 and T2 is the half-life period at initial concentration A is 0.8 mole per liter, 0.4 mole per liter respectively. Select the correct relation. देखो, जब A का कंसंट्रेशन 0.8 है तो उसका टी हाफ कितना है? T1 सेकेंड है। जब A का कंसंट्रेशन 0.4 है तो उसका टी हाफ कितना है? T2 सेकेंड है। वो पूछ रहा है T1 और T2 में रिलेशन बताओ। तो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन का रेट इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, इसलिए डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि टी हाफ इक्वल टू होता है ए नॉट डिवाइडेड बाई 2K। अब ये क्या है? के क्या है? रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट तो डिपेंड नहीं करता है, वो तो सिर्फ रिएक्शन पे डिपेंड करता है। तो जब कंसंट्रेशन 0.8 है तो टी हाफ T1 है, इक्वेशन 1। जब कंसंट्रेशन 0.4 है तो टी हाफ T2 है, इक्वेशन 2। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो जब आप डिवाइड कर दोगे तो T1 अपॉन T2 इक्वल टू 0.8 अपॉन 0.4, मतलब 2/1। तो T1 इक्वल टू क्या आ गया? 2T2। ये देखो, T1 इक्वल टू क्या आ गया? 2T2। ये देखिए, T1 इक्वल टू क्या आ गया? 2T2। कोई बच्चा चाहता तो इस क्वेश्चन को
हाँ बेटा अमन, इस तरह के क्वेश्चन जो है फर्स्ट ऑर्डर में पूछे जाते हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर में अभी कराऊंगा। कोई बच्चा चाहता तो इस क्वेश्चन को बिना पेन चलाए भी कर सकता है। अब मेथड नंबर 2 बता रहा हूं। पहले मैंने सिंपल मेथड बता दिया, फार्मूला बेस्ड। अब मेथड नंबर 2 देखो। देखो टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए नॉट के। टी हाफ क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए नॉट के। चेक करो। हाँ, क्यों? के तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। किसी भी रिएक्शन का के तब तक नहीं चेंज हो सकता जब तक टेम्परेचर ना चेंज हो। टेम्परेचर की कहीं बात ही नहीं कर रहा है। तो जब आपका ए क्या हो रहा है? आधा, तो टी हाफ भी क्या हो जाएगा? आधा। इसका मतलब T1 और T2 में क्या रिलेशन होगा भाई? कंसंट्रेशन आधा तो टी हाफ आधा, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू ये आएगी 40 वाले की, और ये किसके बराबर है? T2 के बराबर है। या उल्टा कर लो, कंसंट्रेशन डबल तो टी हाफ भी डबल। तो जब कंसंट्रेशन ये था तो टी हाफ कितना है? T2। तो जब कंसंट्रेशन ये हुआ तो टी हाफ कितना हो जाएगा? 2T2। तो 2T2 इक्वल टू T1। नहीं समझ पाए? कोई बात नहीं, नहीं समझ पाए हो तो ये वाला मैंने कर रखा है, और नहीं तो समझना है तो मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूं। देखो यहां पे टी हाफ कितना है? T2। कंसंट्रेशन डबल तो टी हाफ डबल। तो हमारे हिसाब से टी हाफ इतना होना चाहिए, इनके हिसाब से T1 है, तो बस बराबर कर दो। देखो यही आंसर तो आ रहा है, यही आंसर तो आ रहा है भाई। कंसंट्रेशन डबल तो टी हाफ डबल। जब कंसंट्रेशन इतना है तो टी हाफ T2 है, तो यहां पर क्या होगा? 2T2 होगा। अब हमारे हिसाब से इसका टी हाफ 2T2 होना चाहिए, उन्होंने उसको T1 दे रखा है, तो T1 बराबर 2T2। मान लो किसी को ये सब नहीं आ रहा है तो मैंने एक तरीका ये बता रखा है, उससे कर लो आप। हाँ, ऑप्शन ये, अच्छा ये एक मिनट रुक जाओ, इसके ऑप्शन सही करने पड़ेंगे। एक मिनट रुक जाओ, ये भी ऑप्शन तो सही है भाई। T1 ग्रेटर देन T2 तो है ना? तो एक ऑप्शन आप ये बनाओ और एक ऑप्शन आप ये बनाओ। ठीक है, ऑप्शन चेंज कर दिए, नहीं तो सीओडी भी तो सही था, सीओडी भी तो सही था। अब देखो एक खास बात, अब देखो बच्चों एक खास बात, इस बात को जरा ध्यान रखना। ठीक है, अब इसके थोड़ा ग्राफ पे आ जाते हैं कि भाई जीरो ऑर्डर के ग्राफ कैसे बनाओगे आप। तो ग्राफ की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, जीरो ऑर्डर के ग्राफ की, एक मिनट आ जाइए, आ जाइए, कहां है ये? अब देखो ग्राफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सब लोग बताइए समझ में तो आ रहा है सब कुछ? सबको ही बताइए समझ में तो आ रहा है ना? यस या नो बताइए। सब लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है? सब लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है? एक बार सब लोग कमेंट करके बताएं यदि ये बात सही है तो। एक बार सब लोग कमेंट करके बताइए। समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बताइए। यस सर, समझ पा रहे हैं, मस्त, क्लियर, वेरी गुड। केमिकल काइनेटिक्स के कौन कौन सी डीपीपी कर सकते हैं? अभी देख के बता देंगे बेटा। सर क्यूएचडी सीट करेंगे जब पता चलेगा। अच्छा ठीक है भाई, ये भी सही है। अच्छा जगदीश मुंडे, मुंडे यदि मेथड 2 नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं, मेथड 1 से अपना काम चल जाएगा। अब आप इधर देखो, पहला गौर से सारे लोग देखेंगे इसको और समझेंगे। ठीक है, अच्छे से देखो। पहला है रेट और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ। जब भी कंसंट्रेशन लिखा जाए इसका मतलब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है। बताओ रेट और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा?
अब रेट की इक्वेशन ये है, रेट इक्वल टू के, कंसंट्रेशन का टर्म ही नहीं है, तो कंसंट्रेशन कुछ भी चेंज करते रहो, रेट में कोई चेंज नहीं आएगा। स्ट्रेट लाइन विथ पैरेलल, और ये क्या है, ये कंसंट्रेशन रेट की वैल्यू है। ये इसको कंपेयर करो, ये y इक्वल टू कांस्टेंट का ग्राफ है। भाई कंसंट्रेशन चेंज करते रहो, रेट में कोई चेंज ही नहीं आएगा। प्रिंस बेटा वो डाउट है हमारे दिमाग में, उसको अभी मुझे पढ़ाना है, पहले पूरा पढ़ा लूं फिर उसको पढ़ाऊंगा, अभी खत्म नहीं किया है। जो तुम कह रहे हो वही मुझे भी पढ़ाना बाकी है अभी, है ना, परेशान ना हो। ये ग्राफ सही है। अच्छा अब इस ग्राफ को देखो, इस ग्राफ को देखो, टी हाफ, ठीक है, टी हाफ वर्सेस ए नॉट का ग्राफ, सबसे इंपॉर्टेंट और टफ ग्राफ है। देखो टी हाफ इक्वल टू है ए नॉट डिवाइडेड बाई 2k, इजी ग्राफ है यार ये तो टी हाफ इक्वल टू ये 1/2k हो गया और ये ए नॉट हो गया। तो यदि आप अच्छे से चेक करो तो ये y एक्सिस है, ये m है और ये x एक्सिस है। तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, और इसका स्लोप कितना है चेक करिए सब लोग, इसका स्लोप है 1/2k। इसका मतलब जितना ज्यादा k उतना कम स्लोप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/2k। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब स्लोप ज्यादा तो k छोटा, ये देखो। और ग्राफ कैसा होगा, ऐसा। शिवांग मैं न्यू स्टूडेंट हूं, अच्छा नए स्टूडेंट हो तो बताओ, पूछो बेटा शिवांग क्या करना है। आप इस चैप्टर को शुरुआत से पढ़ो शिवांग, यदि आप नए स्टूडेंट हो तो इस चैप्टर को शुरुआत से पढ़ो, लाइव क्लास भी करते जाओ और शुरुआत से इस चैप्टर के लेक्चर भी देखते जाओ। बीच से लेक्चर को समझना बहुत टफ होता है ना, बीच से लेक्चर को समझना बहुत टफ होता है, तो आप शुरुआत से पढ़िए। अब देखो बच्चों, एटी वर्सेस टी ग्राफ, अब ये ग्राफ कैसे आएगा, देखो k इक्वल टू ए नॉट माइनस ए टी डिवाइडेड बाई टी है, तो के टी इक्वल टू ए नॉट माइनस ए टी। वाई एक्सेस पे क्या चाहिए, ए टी, तो इसको ले आओ इधर, क्योंकि वाई एक्सेस पे ए टी चाहिए, इसको ले गए उधर तो ये माइनस का हो गया, ये देखो ये इधर आया तो प्लस का हो गया, ये उधर गया माइनस का हो गया। अब देखिए ये हमारा हो गया y, ये हमारा हो गया x, क्योंकि x एक्सिस पे है, तो ये हो गया स्लोप और ये हो गया माइनस और ये हो गया इंटरसेप्ट। तो स्ट्रेट लाइन विद निगेटिव स्लोप, स्ट्रेट लाइन विद निगेटिव स्लोप, ये इसका आंसर आ गया। ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन विद निगेटिव स्लोप, और स्लोप कितना है, स्लोप की वैल्यू है k के बराबर, जितना ज्यादा k उतना ज्यादा स्लोप। स्लोप ये वाली लाइन है, ये जितनी ज्यादा लाइन नीचे की ओर होगी उतना बड़ा एंगल, ये एंगल है स्लोप। तो स्ट्रेट लाइन विद निगेटिव स्लोप ग्राफ आएगा इसका, देख लो स्ट्रेट लाइन विद निगेटिव स्लोप ग्राफ आएगा इसका, देख लीजिए क्लियर है, स्ट्रेट लाइन विद निगेटिव स्लोप ग्राफ आएगा इसका। देखिए आप ग्राफ देख लीजिए सब लोग, कोई दिक्कत है, अच्छे से देख लो सब लोग भाई, स्ट्रेट लाइन विद निगेटिव स्लोप ग्राफ आ रहा है इसका, कि हाँ भाई ग्राफ कैसे बनेगा, तो स्ट्रेट लाइन विद निगेटिव स्लोप। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई, ये ग्राफ सबको समझ में आ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कर लोगे, देख लीजिए। तो ये जीरो ऑर्डर के मेन ग्राफ है, ये जीरो ऑर्डर के ग्राफ है मेनली। अब देखो एक और समस्या, ठीक है, यदि वो आए तो कैसे करोगे, गौर समझिएगा, गौर से समझिए। आप लोगों को जो मैंने इक्वेशन पढ़ाई है, ये देखो, आप लोगों को जो मैंने फार्मूले पढ़ाए हैं, जो मैंने इक्वेशन लिखी है, वहां पर कॉफिशिएंट देखो कितना है, वहां पर कॉफिशिएंट चेक करो बच्चों कितना है, 1। मैंने जो जीरो ऑर्डर की इक्वेशन सपोज की है वो क्या है, a इक्वल टू बी, मतलब यहां कॉफिशिएंट कितना है 1, यहां कॉफिशिएंट कितना है 1, और उसके हिसाब से मैंने ये सारे फार्मूले किए।
आपकी बुकों में उसी के हिसाब से सब कुछ लगा हुआ है। ये देखो, ये सारे फार्मूले, सारे प्रूफमेंट उसी हिसाब से चल रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए जो मैंने पढ़ाया है आपको, ये सारा। अब मान लो कॉफिशिएंट 1 ना करके n कर दिया जाए, तो मान लो कॉफिशिएंट को चेंज कर दिया जाए तो क्या होगा? मान लो कुछ ऐसा हो, ठीक है। अब इस बात को जरा सब लोग समझेंगे, अब इस बात को जरा सब लोग समझेंगे अच्छे से। मान लो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन कोई ऐसी मानी जाए, यदि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन आपकी इस तरह से मानी जाए तो क्या करोगे? तो क्या क्या चीजें चेंज आएंगी? ये देखो, ये सपोज किया है कि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन हमारी ये है इस तरह से, तो भाई इसकी इनिशियल वैल्यू ए नॉट जीरो, टी इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब देखो, ए नॉट में से एक्स डिसोसिएट हो गया, इसको मैंने बोला ए टी। अब ये कितना आएगा आफ्टर टी सेकेंड? तो गौर से सारे बच्चे समझेंगे, जब ये एन डिसोसिएट होता है तो ये एक फॉर्म होता है, मतलब एन डिसोसिएट हो रहा है तो एक फॉर्म हो रहा है। तो एक्स डिसोसिएट होगा तो कितना फॉर्म होगा? देखो, एन डिसोसिएट होने पर एक फॉर्म होता है, तो एक डिसोसिएट होने पर 1/n फॉर्म होगा, तो एक्स डिसोसिएट होने पर 1/n इंटू एक्स फॉर्म होगा। ये क्या कर दिया? अच्छा, तो एक्स डिसोसिएट होने पर ऐसे आएगा। बात समझ पाए? जब n मोल डिसोसिएट होते हैं तो एक मोल फॉर्म होता है, तो एक मोल डिसोसिएट होगा तो 1/n मोल फॉर्म होंगे, तो जब x मोल डिसोसिएट होंगे तो 1/n इंटू एक्स, मतलब अब प्रोडक्ट की वैल्यू ये आएगी। अब प्रोडक्ट की वैल्यू ये आएगी। अब आप रेट निकालो, तो जब आप रेट निकालोगे तो वैल्यू ये आएगी 80 की पावर 0। अभी भी 0 आएगा, n नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम जीरो ऑर्डर की बात कर रहे हैं। तो रेट की इक्वेशन आप चेक करो, वही आएगी। रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन वही आएगी। मतलब जीरो ऑर्डर के केस में, जीरो ऑर्डर के केस में यहां पर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जीरो ऑर्डर के केस में यहां पर कोई भी कॉफिशिएंट हो, रेट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, रेट वही आता है। चेक करो, रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर आता है। यदि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन में यहां पर कोई भी कॉफिशिएंट हो, रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर आता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन में कोई चेंजेस नहीं है, उसकी वैल्यू अभी भी के बराबर है। मगर बच्चों, के की वैल्यू में चेंजेस हैं। क्यों? के क्या है? रेट कांस्टेंट। किस पे डिपेंड करता है? किस पे डिपेंड करता है? रिएक्शन पे। अब यहां तुमने एन कर दिया है तो रिएक्शन चेंज हो गई ना, रिएक्शन के कॉफिशिएंट चेंज हो गए हैं। तो अब देखना के की वैल्यू अलग आएगी। क्यों? क्योंकि यहां का कॉफिशिएंट अलग है। क्या आएगी के की वैल्यू? तो अब जरा गौर से देखो, मैं पहले ये इसलिए नहीं बता रहा था कि पहले जरा मैं पढ़ा लूं जो आप पढ़ के आए हो, उसके बाद मैं बताता हूं कि वो फंसा कहां सकता है। अब देखो, के की वैल्यू कैसे निकालोगे? बिल्कुल उसी तरह से निकालोगे। हम रेट ऑफ रिएक्शन को क्या लिख सकते हैं? हम रेट ऑफ रिएक्शन को लिख सकते हैं माइनस रेट ऑफ ए डिवाइडेड बाई एन प्लस रेट ऑफ बी डिवाइडेड बाई 1। तो मैंने रेट ऑफ रिएक्शन की जगह लिख दी 1/n डी ए डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल टू के। ये देखो, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के है, तो रेट ऑफ रिएक्शन की जगह ये डाल दिया। ये देखो, अब काम वही किया मैंने जो पीछे करके आए हैं। ये देखिए, मैंने इसको ऐसे कर लिया, इधर ले गया। अब मैंने लिमिट लगा दी। लिमिट लगाइए, ए नॉट से लेके ए टी तक कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है ना? और टाइम कहां से कहां चेंज हो रहा है? 0 से टी तक। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करिए। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, डायरेक्ट कर रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? लाओ यार, रुक जाओ, नहीं तो बवाल कट जाएगा। ये लो, ठीक है,
ये देखो उसी तरह से कर रहा हूं, डिट्टो सेम। अब वैल्यू डालिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखो 1/n को अभी मैंने यही रखा है, ए नॉट माइनस ए टी, माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया है के टी। अब इसको और आगे लिखता हूं अगले पेज पे, आप परेशान ना हो, अभी छापिए नहीं, अभी छापिए नहीं। तो देखो वैल्यू हमारी ये आ गई। अब मैं बताना क्या चाहता हूं, जरा सारे बच्चे गौर से ध्यान दें। ये देखो, तो k इक्वल टू क्या आ गया, आप जरा देखो k इक्वल टू क्या आया, ए नॉट माइनस ए टी डिवाइडेड बाई एन टी। ये देखो, अब देखो k का फार्मूला चेंज हुआ, k में यहां देखो n आ रहा है, देखो k का फार्मूला चेंज हुआ, k में यहां n आ रहा है। k का फार्मूला देखो चेंज हुआ, यहां पे n आया, देखो t को इधर ले आए। अब आप सारे बच्चे मेरी बात को समझे, अब आप लोग परेशान हो रहे होंगे, क्या सर हमें ये प्रूफमेंट याद रखना है? नहीं, गौर सुनो मेरी बात, क्या ये हमें प्रूफमेंट याद रखना है? नहीं। क्या हमें ये वाला प्रूफमेंट याद रखना है, शुरुआत वाला? नहीं। हमें ना ये प्रूफमेंट याद रखना है ना वो प्रूफमेंट याद रखना है, हमें कोई प्रूफमेंट याद नहीं रखना है। वो बात अलग है, मैंने करके दिखाया है, मैंने करके सिर्फ इसलिए दिखाया है जैसे तुम मेरी बात को समझ सको। यदि मैं डायरेक्ट बता दूंगा तो तुमको लगेगा पता नहीं सर ने ऐसा क्यों कहा है। अब गौर से समझो, अब गौर से सारे बच्चे समझेंगे, ठीक है? देखो, यदि आपका कॉफिशिएंट 1 होके 2, 3, 4, 5, 6 हो, तो रेट ऑफ रिएक्शन के फार्मूले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर के फार्मूले में फर्क पड़ेगा। और के फार्मूले में क्या फर्क पड़ेगा? जो कॉफिशिएंट होगा वो यहां पे आ जाएगा, ये देखो, जो कॉफिशिएंट होगा वो यहां पे आ जाएगा, चेक करिए, एन यहां पे आ गया। अब मान लो रिएक्शन ये है जीरो ऑर्डर की, तो एन की वैल्यू 2 डाल देना, यहां पर एन की वैल्यू क्या डाल दोगे? 2 डाल दोगे। यहां पे एन की वैल्यू क्या डाल दोगे? 2 डाल दोगे। अब ये देखो, क्लियर? अच्छा, जब के पे इफेक्ट पड़ा है तो टी हाफ पे भी इफेक्ट पड़ेगा, के पे इफेक्ट पड़ा है तो टी हाफ पे भी इफेक्ट पड़ेगा। देखो देखो टी हाफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा भाई, देखिए के इक्वल टू ए नॉट माइनस ए टी डिवाइडेड बाई एन टी है। जब तुम टी को टी हाफ करोगे तो ए टी की वैल्यू क्या होगी? ए नॉट बाई 2। अरे भाई सिंपल सी बात है, देखो टी हाफ टाइम में कितना डिसोसिएट हो जाएगा? 50%। तो ए नॉट बाई 2 डिसोसिएट हो गया, तो बचा कितना? टी को तुमने टी हाफ किया, मतलब रिएक्शन टी हाफ टाइम चल रही है। तो यदि रिएक्शन टी हाफ टाइम चल रही है, इसका क्या मतलब है? यदि रिएक्शन टी हाफ टाइम चल रही है तो इसका मतलब ये है कि 50% रिएक्शन खत्म हो गई, 50% रिएक्टेंट खत्म हो गया। तो जब 50% रिएक्टेंट खत्म हो गया तो बचा कितना? 50%। तो एटी क्या है? बचा हुआ कंसंट्रेशन। तो एटी की वैल्यू कितनी हो गई? ए नॉट बाई 2। अब जरा ये वैल्यू यहां डालो, तो जब ये वैल्यू यहां डालोगे तो ए नॉट माइनस ए नॉट बाई 2 डिवाइडेड बाई एन इंटू टी हाफ। टी हाफ को हम इधर ले आए, के को उधर ले गए, ये कितना हो गया? ए नॉट बाई 2 के। चेक करो, अरे यार ये कितना बचेगा? 2 एलसीएम ले लोगे, 1 माइनस 1/2 लिखा है, तो 1 माइनस 1/2 क्या होता है? 1/2। तो ए नॉट बाई 2 बचा, और ये क्या आ गया? एन इंटू के। तो यही तो आएगा। इसका मतलब आप ध्यान रखना, टी हाफ वाले फार्मूले में भी क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा। वो भी कहां? यहां पर। टी हाफ वाले फार्मूले में क्या होगा? एन आ जाएगा। कहां पे? यहां पर। तो फार्मूले चेंज होंगे,
सारे। तो आप क्या करो, या तो एक जर्नल फार्मूला याद रखो या वन वाला। क्यों? क्योंकि बुकों में कॉफिशिएंट वन मान के किया गया है। अब बुकों में कॉफिशिएंट वन मान के किया गया है, तो मैंने पहले बुक वाले फार्मूले बता दिए। अब वो कॉफिशिएंट चेंज भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, है ना। कॉफिशिएंट वो चेंज भी कर सकता है। तो यदि कॉफिशिएंट 1 है तो वो वाले फार्मूले, यदि कॉफिशिएंट n है, n का मतलब वो 2 3 4 भी कर सकता है। तो ये देखो, ये देखो हमारा क्या आ गया ये। अब बताओ टोटल टाइम कितना हो जाएगा, t100, t हाफ का डबल। अब जब t हाफ हमारा ये है तो टोटल टाइम कितना हो गया, a नॉट बाई के ना होके a नॉट बाई एन के हो गया। पूरी रिएक्शन को खत्म होने में अब कितना टाइम लगेगा, a नॉट बाई एन के, a नॉट बाई एन के। तो अब मैं इसको समराइज कर दे रहा हूं। तो क्या ये हमें सब याद रखना है? नहीं। फिर से सुनो, क्या हमें ये सब याद रखना पड़ेगा सर? नहीं। अब मैं जो लास्ट में समराइज कर रहा हूं तुम्हें सिर्फ ये याद रखना है। अब जो लास्ट में समराइज कर रहा हूं ये याद रखना है। पढ़ा मैं इसलिए रहा हूं जैसे आपको पता रहे आया कहां से है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है। सोर्स गौर सुनिए सारे बच्चे, आपको सिर्फ इतना याद रखना है। देखो आप सारे बच्चों को सिर्फ ये याद रखना है जो मैं अब लिखने जा रहा हूं। देखिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, देखिए Na इक्वल टू बी, ठीक है। ये हमारी वैल्यू t इक्वल टू 0 पे, ये हमारी वैल्यू आफ्टर t सेकेंड। इसी को मैंने बोल दिया AT, आफ्टर टी टाइम वैल्यू। अब एक एक करके फार्मूले आ रहे हैं। रेट ऑफ रिएक्शन K के बराबर होगा, पहला। nth ऑर्डर के लिए लिखा रहा हूं, nth कॉफिशिएंट, nth ऑर्डर नहीं, कॉफिशिएंट क्या है, n है, ठीक है। यहां से क्या आया, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू होता है रेट कांस्टेंट के, फॉर जीरो ऑर्डर होता है रेट कांस्टेंट के। अब मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं क्योंकि CSD लिख रहा हूं, डिटेल पूरी पीछे पढ़ा चुका हूं, रिवीजन के लिए, याद रखने के लिए। रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू रेट कांस्टेंट के बराबर होती है, और रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है ना। और रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन, डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता है। कौन? रेट ऑफ रिएक्शन। ये सब बता चुका हूं, वही पॉइंटर फिर से लिखा रहा हूं, है ना। रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू K के बराबर होती है, वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है। अब K की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, तो K की वैल्यू निकल के आती है ये A0 माइनस AT डिवाइडेड बाई NT। आप ये याद रखोगे, आप क्या याद रखोगे, ये याद रखोगे, ये याद रखोगे। सारे बच्चे समझ रहे हैं क्या याद रखना है उनको? उनको ये याद रखना है। फिर टी हाफ की वैल्यू क्या निकल के आएगी, टी हाफ की वैल्यू निकल के आएगी A0 डिवाइडेड बाई 2NK। ये याद रखना है आपको, प्रूफमेंट याद नहीं रखना है। फिर T 100%, 100% रिएक्शन खत्म होने में कितना टाइम लगेगा, T हाफ का 50%, और T हाफ का 50% बच्चों कितना हो जाएगा, A0 बाई NK, A0 बाई NK। ये देखो, ये याद रखना है, ये याद रखना है। बात समझ गए? nth ऑर्डर के फार्मूले मैंने लिख दिए, ये बात लिख दी। अब गौर से जरा देखिए, अब मैं बना रहा हूं केस। अब आपको यह याद रखना है कि यदि n इक्वल टू 1 है, इफ
n इक्वल टू 1, मतलब कॉफिशिएंट 1 है, रिएक्शन कैसी है, ऐसे। यदि कॉफिशिएंट 1 होगा तो ये सारी इक्वेशन ऐसे हो जाएंगी। बस सिंपल सी बात है, यही तो मैंने पढ़ाई थी। ये फार्मूला ऐसे हो जाएगा, n की जगह 1 1 रख दो, n की जगह 1 1 रख दो, तो ये फार्मूला ऐसे हो जाएगा, और t 100% का फार्मूला ऐसे हो जाएगा। ये देखो, आपको बस ये सिचुएशन ध्यान रखनी है और कुछ नहीं करना है। आपको प्रूवमेंट याद नहीं रखने हैं, वो तो मैंने पढ़ाया है कि आया कैसे है। सर T99% का क्या होगा? अरे गौरव प्रभु, T99% ये फर्स्ट ऑर्डर में सब पूछे जाते हैं, जीरो ऑर्डर में नहीं पूछे जाते हैं, ये फर्स्ट ऑर्डर में पूछे जाते हैं। और जब वहां आएगा तो मैं पढ़ाऊंगा, तुम परेशान ना हो, तुम्हें जो पढ़ा रहा हूं बस उसको समझते चलो। तो ये बात आपको देखो, ये समरी है, हमें इतना मिनिमम याद रखना है। ये तो मैंने प्रूवमेंट कराया है, जैसे आपको ये भी पता रहे कि कहां से क्या आ रहा है। आप इतनी बातें मिनिमम याद रखो कि जीरो ऑर्डर के केस में यदि कॉफिशिएंट n है तो फार्मूला ये आएगा, फार्मूला ये आएगा, फार्मूला और T100 ये आएगा। जब n इक्वल टू 1 कर देंगे तो ये हो जाएंगे। क्यों? आपके पास जितना भी फार्मूला बुकों में प्रूफ है, चाहे वो एनसीईआरटी हो चाहे वो दूसरी बुक हो, उन सभी जगहों पे कॉफिशिएंट 1 मान के किया गया है, उन सभी जगहों पे कॉफिशिएंट 1 मान के किया गया है। मगर यदि कॉफिशिएंट n मान के आ गया तो आप गड़बड़ कर दोगे, तो उससे हमें बचना होगा, उससे हमें बचना होगा। ठीक है, वो क्वेश्चन को फंसा सकता है, वो क्वेश्चन को फंसा सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो आप nth ऑर्डर वाला याद रखो, और जब कॉफिशिएंट 1 हो तो n इक्वल टू 1 डाल दो। आप nth ऑर्डर वाले फार्मूले याद रखो तीनों, और जब कॉफिशिएंट 1 हो तो n इक्वल टू 1 डाल देना, n इक्वल टू 1 डाल देना। क्लियर है? क्लियर है सारे बच्चों को? सभी बच्चों को यह बात क्लियर है? आप कल की क्लास में आप पढ़ोगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और ध्यान रखना फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर से एक या दो क्वेश्चन पक्के आते हैं, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर मिला के एक या दो क्वेश्चन पक्के आते हैं। तो सारे बच्चे इसको अच्छे से रिवाइज करके आएंगे और इसकी क्यूएसडी सीट लगा के आएंगे। क्यूएसडी सीट के बाद क्या करना है मैंने हजारों बार बताया है, फिर मैं बता देता हूं क्योंकि बच्चे बार बार पूछ लेते हैं। क्यूएसडी सीट के बाद आपको नीट के पीवाईक्यू करने हैं, नीट एडवांस बुक करनी है, नीट एडवांस बुक सब टॉपिक वाइज है। क्यूएसडी सीट कर लो, नीट के पीवाईक्यू करोगे, नीट एडवांस बुक करोगे, जेई मेंस के सिलेक्टेड क्वेश्चन करोगे जो मैं दूंगा, चैप्टर वाइज देता हूं, और चैप्टर का टेस्ट दोगे। बार बार यही चीज करनी है। यदि मान लो किसी बच्चे के पास किसी कोचिंग का पैकेज है या हमारा तत्ता पैकेज है तो वो भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, मगर इतनी चीज मैंडेटरी है। चैप्टर में जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं वो करना, क्यूएसडी सीट करना, नीट के पीवाईक्यू करना, जेई मेंस के वो सिलेक्टेड पीवाईक्यू करना जो मैं दे रहा हूं, और नीट एडवांस बुक करना, और नीट एडवांस बुक करना, इतना मैंडेटरी है। इसके बाद यदि आपके पास टाइम बच जाता है तो आप कुछ भी लगाओ, कहीं का भी लगाओ, आप कुछ भी लगाओ, कहीं का भी लगाओ। ठीक है, अब मैं कल मिलूंगा। हाँ बेटा माही, क्या कहना चाहते हो? माही कर रहा सर मेरी बात सुन लो। माही बेटा बताओ क्या कहना चाहते हो? और जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं, जितने भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो चैप्टर को पहले लेक्चर से देखें। ये चौथा लेक्चर चल रहा है, आप केमिकल काइनेटिक्स के पहले लेक्चर से देखना शुरू करें, लाइव भी जुड़े रहें और साथ साथ में एक दो लेक्चर एक्स्ट्रा शाम को देखें। सर आज क्वेश्चन नहीं लिए आपने, किसके बेटा क्वेश्चन है ये? अच्छा ऋषित, हाँ जो मैंने लिक्विड सोल्यूशन का टेस्ट लिया था उसके क्वेश्चन डिस्कस करूंगा मैं कल। कल वो क्वेश्चन मैं पीपीटी लाऊंगा, तो जो जो क्वेश्चन आपको नहीं आए हैं या टफ लगे हैं उन क्वेश्चनों को मैं डिस्कस कर दूंगा, है ना। या तो मैं एक एक्स्ट्रा क्लास लगा के पूरे क्वेश्चन डिस्कस करूं, आप लोग बताओ, एक्स्ट्रा क्लास लगा के वो 25 के 25 क्वेश्चन डिस्कस कर दूं, क्या ज्यादा सही रहेगा? हाँ ठीक है, कल पूछेंगे, कल बताना वही कर देंगे, है ना, कल बताना वही करेंगे।
अब आप लोग सेकंड क्लास के लिए तैयार हो जाओ, थर्ड क्लास के लिए, तब तक मैं क्यूएसडी सीट लिखता हूँ और क्यूएसडी सीट करके लाना। नेहा क्या कह रहे हो बेटा, तुम लोग क्या पूछ रहे हो, इतने सारे कमेंट ऊपर भाग जाते हैं। नेहा क्या कहना चाहते हो तुम बताओ। सोल्यूशन का लेक्चर एग्जैक्ट, ठीक है करा दूंगा। हाँ बेटा पूछो नेहा, क्या पूछना चाहते हो। हाँ कर सकते हो बेटा। सर मैंने लेट लेक्चर ज्वाइन किया है तो स्पीड का ऑप्शन नहीं है। अब बेटा स्पीड का ऑप्शन नहीं है तो क्या करें। टॉपिक वाइज बेस्ट बुक बेटा नीट एडवांस बुक है, उसको करो। अब बेटा स्पीड का ऑप्शन नहीं है तो क्या करें। आप लेट ना ज्वाइन किया करो ना, टाइम पे ज्वाइन किया करो, हाँ ना। ठीक है, बाय बाय। चलो आप लोग क्यूएसडी सीट करके लेना। बाय। तत्वा भी कर सकते हो बेटा, तत्वा भी कर सकते हो, जो आपके पास है वो सब कर सकते हो।